चलिए जी, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.3 के लिए जो रिक्वायर इंट्रोडक्शन है उसके बारे में। तो पता है आपको 11.1 उसका इंट्रोडक्शन, उसका एक्सरसाइज, 11.2 उसका इंट्रोडक्शन, उसका एक्सरसाइज सब कुछ अपलोड किया जा चुका है। आप पहले उसे देख ले एक बार, फिर इसे आपको समझ में आएगी। ठीक। दूसरी चीज़ कि अभी तक हम लोग जो पढ़े थे उससे थोड़ा सा ये अलग है, क्योंकि इसमें प्लेन के बारे में पढ़ना है। इसके पहले हमें स्पेस में कोई लाइन था, उससे विभिन्न प्रकार के प्रश्न थे, उसको हमने देखा। तो आज का जो टॉपिक है चैप्टर 11 का ही है, ध्यान रखेंगे चैप्टर 11 का ही थ्योरी है, बट 11.3 के लिए जो रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हमें प्लेन के बारे में जानना है। ठीक है, प्लेन आपको पता है 2 एक्सिस में होता है। तो यहाँ पर एक क्या है, जैसे आपने 11.2 में क्या देखा था कि कोई लाइन का इक्वेशन अगर फाइंड करना है तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो उसमें बताया गया कि कोई 2 तरीके से फाइंड कर सकते हैं, एक पॉइंट दिया हो और एक ये बता दे कि वो किसी वेक्टर के पैरेलल हो, उससे फाइंड कर लेंगे। और दूसरा बोला कि नहीं तो 2 पॉइंट दे दे, उससे हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो वैसे ही यहाँ पर ये है कि एक प्लेन का इक्वेशन अगर फाइंड करना है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, तो किस प्रकार से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो लिखा है कि अ प्लेन, ध्यान से देखेंगे, स्पष्ट इसमें लिखा कि अ प्लेन इज डिटरमिन्ड। ठीक है, अ प्लेन इज डिटरमिन्ड माने प्लेन का हम लोग डिटरमिन कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं यूनिकली, अद्वितीय रूप से। ठीक है, डिटरमिन्ड यूनिकली, यूनिकली मतलब अद्वितीय रूप से। इफ, ठीक है, इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, any of the following is known, अगर नीचे दिए गए 3 कंडीशन में से कोई भी एक ज्ञात होगा तो हम प्लेन को ज्ञात कर सकते हैं अद्वितीय रूप से, मतलब केवल और केवल एक। पहला क्या बोला कि द नॉर्मल, ध्यान से देखेंगे, द नॉर्मल आप पढ़े होंगे हिंदी में, इसको अभिलंब कहते हैं हम लोग, जो टेंजेंट के ऊपर लंब होता है ना। जैसे देखो, जैसे कोई एक कर्व है, कर्व के किसी एक पॉइंट पर अगर कोई स्पर्श कोई लाइन खींची जाए तो उसको हम बोलते हैं टेंजेंट, स्पर्श रेखा। और टेंजेंट के जिस पॉइंट पर, जिसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं, उस पर जो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं उसी को हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक। और 11th क्लास में आपको ये बताया गया है। और टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए टेंजेंट का अगर स्लोप m1 है, नॉर्मल का स्लोप m2 है, तो वहां बताया गया था कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। वो सब बात की बात है, बस नॉर्मल क्या है ये समझ लीजिए। ठीक, जो स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब हो। ठीक है, तो कहता है कि नॉर्मल दिया हो, नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है, एंड नॉर्मल टू द प्लेन एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम, और क्या दिया हो, एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन। ठीक है, दैट इज इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इज, ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। बड़ी ध्यान से सुनिएगा, जैसे अगर कोई प्लेन, वो प्लेन सब स्पेस की बात की जा रही है, प्लेन कोई ये 2D में नहीं है कि आप इस बोर्ड पर बना देंगे और वहां से प्लेन का इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब नहीं है। ये प्लेन कहां पे है, 3D में है। 3D में जैसे मैं आपको कैसे दिखाऊं, सपोज कीजिए कि कोई एक ये मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल का ये ऊपर वाला स्पेस जो है ना, ये प्लेन है, और ये ना इस एक्स एक्सिस पे है, ना वाई एक्सिस पे है, ना जेड एक्सिस पे है, ये एक स्पेस में, खाली स्थान में है। और इस प्लेन का हमें निकालना है क्या, इक्वेशन। कैसे फाइंड करेंगे, तो पहला बोला इसमें 2 चीजें दी गई हो। पहला, उस प्लेन पर कोई नॉर्मल हो, नॉर्मल मतलब उस प्लेन के परपेंडिकुलर कोई लाइन दिया हो, समझ रहे हैं, क्योंकि ये मान लीजिए प्लेन है,
तो इस प्लेन पे जो बगल से लाइन गुजरेगा वो टेंजेंट कहलाएगा, और टेंजेंट पर जो लंब होता है उसको अभिलंब बोलते हैं। मतलब इस पर एक अभिलंब दिया हो और उस अभिलंब का, ध्यान से सुनेंगे, इस मतलब प्लेन से मतलब छेद हो जाएगा, तो इस प्लेन से कोई नॉर्मल जा रहा हो वो दिया हो, और उसके साथ साथ एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन। और मान लीजिए ये प्लेन यहां पर है और कोई यहां पर कॉर्नर पॉइंट होगा जो एक्स वाई, जैसे मैं यहां पे बना देता हूं, ये मान लीजिए ओरिजिन है और ये प्लेन यहां पर है, इस ओरिजिन से उसके नॉर्मल का डिस्टेंस कितना है, तो नॉर्मल और नॉर्मल का ओरिजिन से डिस्टेंस ये अगर दिया रहेगा, 3D है भाई, इमेजिनेशन का काम है, ठीक है, तो थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, इसलिए मैं कह रहा हूं, ध्यान समझेंगे। मान लीजिए कोई प्लेन है तो उसको फिगर से समझ लीजिए कि ये कोई प्लेन है, इसका कोई नॉर्मल है, उस नॉर्मल का इस ओरिजिन से डिस्टेंस और उस पर खींचा गया जो नॉर्मल है वो, ठीक है। ये अगर आपको दो चीजें दी गई हो तो आप प्लेन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, और उस फाइंड जो इक्वेशन है उसको हम बोलते हैं प्लेन इन इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, क्योंकि नॉर्मल दिया है, जैसे कैसे अगर स्लोप दिया रहता था, इंटरसेप्ट दिया रहता था 10th क्लास चैप्टर 11 में, चैप्टर 10 11th क्लास का स्ट्रेट लाइन में, तो अगर पॉइंट दिया हो, स्लोप दिया था, उसको पॉइंट स्लोप फॉर्म बोलते थे, इंटरसेप्ट दिया तो इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते थे, वैसे ही यहां पर भी है, यहां नॉर्मल दिया है इसलिए हम इसे नॉर्मल फॉर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां पे। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग दूसरा क्या दिया है, दूसरा क्या दिया है, तो हम लोग प्लेन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो सेकेंड में लिखा है, ठीक है, एकदम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है, ध्यान से रखेंगे कि इट passes through a point, it passes through a point and is perpendicular to the given direction। दूसरा क्या कहता है कि ये प्लेन को एक पॉइंट से गुजर रहा हो, मान लीजिए ये कोई प्लेन होगा, जैसे ये प्लेन है और ये किसी पॉइंट से क्या कर रहा होगा, प्लेन गुजर रहा होगा, ठीक, और तो वो पॉइंट दे दे और क्या दे, एंड इज परपेंडिकुलर टू द गिवन डायरेक्शन, और वो पॉइंट जो है उसका जो एक प्रकार से लाइन का जो डायरेक्शन होगा प्लेन का वो परपेंडिकुलर होगा उस पॉइंट के, तो यानी कि एक प्रकार से नॉर्मल ही उसको हम कह सकते हैं कि नॉर्मल ही दिया रहेगा, बस ये कह दिया कि डायरेक्शन नाम दे दिया, कोई दिशा दिया हो, ठीक है, तो उसमें अगर डायरेक्शन दिया हो यानी कि वो दिए गए डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो ये कह दिया, और किसी चीज का डायरेक्शन कौन बताएगा, कोई भी एक प्लेन दिया हो तो उसका डायरेक्शन कौन बताएगा, हम लोग डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो वगैरह देखेंगे, ठीक है, तो उससे हमें डायरेक्शन पता चल जाएगा, और डायरेक्शन के बाद या यूनिट वेक्टर किसी प्लेन का जो यूनिट वेक्टर है ना उसका डायरेक्शन देता है, ठीक है, तो वो आपको डायरेक्शन दिया रहेगा और उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा कोई पॉइंट, तो ये दो चीजें दी गई होंगी तो हम प्लेन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, एक एक डिस्कस करेंगे हम लोग। तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है कि इट पासेस थ्रू द 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी तो तीसरा है ये है कि ये या तो ये दे दे कि इट पासेस थ्रू, ठीक है, 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, या तो ये दे दे कि वो प्लेन किसी 3 असंरेख बिंदु से, 3 असंरेख, नॉन कोलिनियर मतलब कोलिनियर संरेखी होता है, नॉन कोलिनियर जो असंरेख हो, एक मतलब तल में नहीं हो, ठीक है, या एक रेखा में नहीं, सॉरी एक रेखा में नहीं हो उसको कोलिनियर बोलते हैं, एक रेखा में है तो इसको कोलिनियर, एक रेखा में नहीं हो तो नॉन कोलिनियर, 3 असंरेख बिंदु से होकर गुजरने वाले, इससे कोई प्लेन गुजर रहा है, ठीक है। अब देखिए 3 बिंदु मान ली स्पेस में है, 3 बिंदु 3 जगह है और एक प्लेन ऐसा गुजर रहा है कि उन तीनों बिंदु से होके पास कर रहा है, तो उसका हम लोग जो है कि नहीं प्लेन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं उसकी सहायता से, ठीक है। चलिए तो ये 3 चीजें हैं, हम तीनों के ही बारी बारी से डिस्कशन करेंगे हम लोग, और ये भी करेंगे डिस्कशन के साथ साथ कि इनका प्रत्येक का वेक्टर फॉर्म क्या है, कार्टेशियन फॉर्म क्या है, उसको हम लोग याद भी करते चलेंगे ताकि आगे इसी पर बेस्ड आपके सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसमें नॉर्मल दिया रहेगा
और आपको नॉर्मल का डिस्टेंस दिया रहेगा ओरिजिन से, या वो एक पॉइंट से गुजरेगा और वो किसी दिए गए डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। तीसरा कहता है कि या तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दे रहेंगे। अगर ये 3 तरीके से कोई भी चीज हमें मिल जाए, ये मिले या ये मिले या ये मिले, तो हम एक प्लेन को निर्धारित कर सकते हैं, मतलब प्लेन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं अद्वितीय रूप से। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहला नॉर्मल फॉर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए, तो अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, आज ही सब काम लग गया जी, क्या दिमाग सब करता है। चलिए, तो कोई प्लेन है, उसका नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन क्या होता है ये हमें करना। देखिए 3D है, थोड़ा सा इमेजिन करेंगे, मैं जो कह रहा हूँ उसको बस आप सुनेंगे तो समझ में भी आपको आएगी। मान के चलिए कि आपको कोई 3D सिस्टम दिया है, ठीक है, ये x है, ये y है, ये z है, ठीक, और कोई प्लेन है। अब वो प्लेन यहाँ पे है, तो मैं कैसे दिखाऊं 3D में, हाथ पे कैसे दिखा दूं? तो इस चीज को यहाँ पे हम लोग सपोज करेंगे कि हाँ ये लाइन, ये इक्वेशन, ये प्लेन इस 3D में है। ठीक है, तो 3D में है तो मान लीजिए कुछ इस प्रकार से कुछ इक्वेशन, कुछ प्लेन है, कोई एक प्लेन है इस प्रकार से। ठीक है, ये प्लेन, ये तल त्रिभुजाकार नहीं है, ये त्रिभुज नहीं है कि इसको त्रिभुज दिखा दिए हम लोग, ये एक प्लेन है। ये प्लेन कहाँ पे है? तो ये प्लेन ना x पे है, ना y पे, ना z पे, बल्कि स्पेस में है। ठीक है, चलिए अब इसमें आपको क्या कह देना रहता है, नॉर्मल फॉर्म में एक नॉर्मल दिया होगा और नॉर्मल का ओरिजिन से डिस्टेंस दिया होगा, ये ओरिजिन है। ठीक है, ये प्लेन है और इस प्लेन का एक नॉर्मल होगा और उस नॉर्मल का ओरिजिन से डिस्टेंस दिया होगा। अब देखिए, मान के चलिए कि आपको पता है कि कभी भी हम लोग इक्वेशन फाइंड करेंगे तो उसमें x y z का रहना जरूरी है, और x y z के लिए हम लोग, आपको पता है कि पीछे से ही 11.2 से ही हम लोग ऐसा क्या करते हैं, उसके लिए अपने से आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट कुछ होता है। तो हम यहाँ से मान के चलिए कुछ पॉइंट ले लेते हैं। एक आपको पता है, मैंने बताया कि एक कर्व होगा, कोई पॉइंट होगा, जैसे टेंजेंट मुझे, तो वहीं पे ना हम लंब डालेंगे, तो कोई पॉइंट तो चाहिए ना रिक्वायरमेंट के लिए। तो इसलिए हम लोग एक पॉइंट ले लिए, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, P। खुद से ही जो पॉइंट लेंगे उसको P बोलेंगे और उसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा x y z। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उस पॉइंट से इस पर अभिलंब डालेंगे, लंब डालेंगे। जैसे ये देखिए, ये मान के चलिए कि तल है, अब इस तल पर एक कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से कोई क्या करेगा, अभिलंब गुजरेगा। ठीक, तो ये पॉइंट से अभिलंब गुजर रहा है और उस पॉइंट का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है ये अभी हम लोग देखेंगे। देखिए, यहां से एक लंब डालें, ध्यान से समझेंगे। यहां से हमने एक लंब डाला, मान लीजिए अभिलंब को n से डिनोट करते हैं नॉर्मल। ठीक, और ये तो पॉइंट आपको लेना है आर्बिट्रेरी पॉइंट। यहां से हमने अभिलंब डाला, अभिलंब हमेशा पता है कि 90 डिग्री कोण बनाता है, ये सब आपको जानकारी होना चाहिए। अब उस, ये देखिए, ठीक, ये आपको लग रहा होगा कि कहां आसमान में, आसमान में नहीं है, ये उस प्लेन पे ना ऐसे है खड़ा। ठीक, चलिए और समझिए ध्यान से, और उस जिस पॉइंट पे नॉर्मल डाला गया, उस नॉर्मल की जो दूरी है ओरिजिन से, वो कितना है, वो आपको दे दिया गया, मान लीजिए d, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपको दिया रहेगा और आपको सिर्फ निकालना है। बस अगर ना आपको समझ में आए तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस उसका वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन ही याद कर ले। लेकिन मैं बोल रहा हूं पूरा, आप उसको सुनने का प्रयास करें। ठीक, चलिए अब देखिए, अगर ये पॉइंट है तो हम इसका क्या कर देंगे, पोजीशन वेक्टर क्या होगा, सॉरी, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, उस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने वाला वेक्टर। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को ओरिजिन से अगर मिला दें तो ये हमारा हो जाएगा ओपी वेक्टर, और इसका पोजीशन वेक्टर पता है ना, हम जो पॉइंट लेते हैं उसके पोजीशन वेक्टर को हमेशा किससे दिखाते हैं, आर से, जिसको हम रिजल्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन में दिया हुआ चीज। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, बस देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए जी, नीचे लिखते हैं कि लेट, ठीक है, लेट अ प्लेन इज, माना कि कोई प्लेन दिया हुआ है, लेट अ प्लेन इज गिवन इन फिगर, माना कि इस चित्र में कोई एक फिगर दिया हुआ है,
गिवन इन छोड़िए बजने दीजिए, क्या कीजिएगा। हाँ तो चलिए जी, लेट अ प्लेन इज गिवन इन फिगर, ठीक है, मान लीजिए चित्र में एक आपको प्लेन दिया गया है उसके बाद इसमें हम क्या लिखेंगे कि हुज, माना कि उसी में जिसका परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, ठीक है, हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ध्यान से रखें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह रहा हूँ मैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन इज डी। हमने मान लिया कि कोई प्लेन दिया गया है फिगर में और उसका परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है उस प्लेन का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो डी है, ठीक है। तो आगे चलिए, अब हम लोग लिखते हैं कि इफ, यदि, ठीक है, ओ एन वेक्टर, आप समझ रहे होंगे ओ एन वेक्टर जिसको हम एन का पोजिशन वेक्टर भी कह सकते हैं, ओ एन वेक्टर इज द क्या है, नॉर्मल, ओ एन वेक्टर इज द नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, ठीक है। ओ एन वेक्टर क्या है, चूंकि ये परपेंडिकुलर है ना, जैसे प्लेन है और उस ओरिजिन से हम उस पर लंब एक डाले हैं, ठीक, मैंने उसके पॉइंट एन से वो लंब जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, उसका नॉर्मल कहलाएगा, ठीक, प्लेन। फिर कहता है एंड, अब कोई भी चीज लंब होता है ना, या कोई भी चीज हो वेक्टर होगा तो उसका कुछ यूनिट वेक्टर होगा, तो जैसे जिस नाम से होता है उसके यूनिट वेक्टर को उसी नाम से दिखाया जाता है, ठीक है। तो जैसे अगर ए पॉइंट है तो उसका पोजीशन वेक्टर को स्मॉल ए से, ऐसे ही एन है यहाँ पर, तो हम इसके यूनिट वेक्टर को किससे दिखाएंगे, इसके यूनिट वेक्टर को हम क्या दिखाएंगे, स्मॉल एन से दिखाएंगे, ठीक है। एंड एन वेक्टर इज द यूनिट वेक्टर, एन वेक्टर इज द यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर कर दीजिए और अच्छा रहेगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर एलोंग ओ एन, ठीक है। ओ एन वेक्टर के दिशा में, मान लीजिए कोई वेक्टर है, हमें वेक्टर फाइंड करना है, तो इसका यूनिट वेक्टर हम ले लेते हैं कुछ भी, जैसे एक्स एक्सिस में है तो आई लेते हैं, वाई एक्सिस में तो जे लेते हैं, यूनिट वेक्टर ना उसको, और उसके मैग्नीट्यूड से उसमें गुना कर देंगे तो ये पूरा क्या निकल जाएगा, वेक्टर निकल जाएगा। जैसे अगर मान लिया जाए कि कोई वेक्टर है ए वेक्टर और दिखा है उसका मान 5i, इसका मतलब क्या हुआ, ये वेक्टर कहाँ पे है, इस वेक्टर को आप 3D में दिखाएंगे तो i का मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक, तो उसके यूनिट वेक्टर को हम i बोलते हैं। और अगर 5 है इसका मतलब 5 डिस्टेंस वाला है, ठीक है, 1 2 3 4 5, और इसी को हम बोलते हैं 5i, मतलब मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो यही बात हुआ, इसका जो नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर वो हो गया उसका एन कैप जो डायरेक्शन बताएगा, और डिस्टेंस हो गया उसका मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों मिल जाएगा तो उस वेक्टर का मान आ जाएगा। यानी अगर ओ एन के अलोंग है देन, ठीक है, देन, तो यहां से आप बताइए ओ एन वेक्टर तब क्या होगा, ओ एन वेक्टर कैसे निकलेगा, तो उसका मैग्नीट्यूड और इनटू उसका डायरेक्शन, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया आपका डी और डायरेक्शन हो गया एन कैप। डायरेक्शन कौन बताता है, किसी भी चीज का यूनिट वेक्टर, ओके। आगे देखिए ये चीज हो गया, अब हम लोग यहाँ लिखेंगे कि लेट, ये निकला है ओ एन हमारा निकल चुका है, अब नीचे लिखेंगे लेट पी जो है खुद से मानेंगे कि एक आर्बिट्ररी पॉइंट है, लेट पी बी एनी, लेट पी बी एनी पॉइंट, पी कोई पॉइंट है, ठीक है, लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, पी जो है वो प्लेन पर ही कोई एक पॉइंट हम लिए हैं, प्लेन जिसका इक्वेशन फाइंड करना है उस पर एक पॉइंट लेना होगा, लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, ठीक है, देयरफॉर तो बताइए अगर वो प्लेन है तो एनपी जो है, मतलब ये हुआ कि प्लेन है, उस प्लेन, मान लीजिए कैसे आपको दिखाएं, एक प्लेन है, उस प्लेन के प्लेन पर ओरिजिन से एक लंब डाला गया है, और पता है कि
किसी भी कर्व के किसी पॉइंट से लंब अगर खींच दिया जाए उस पर तो वो उसका अभिलंब कहलाएगा। तो ये अभिलंब हो गया, और उसी पर एक दूसरा पॉइंट लिया गया, तो ये पॉइंट लिया गया तो वो प्लेन पर ही होगा ना, लाइन, वो लाइन तो प्लेन पर ही होगा, और ये मतलब वो लाइन प्लेन पर है, और ये अभिलंब से इस पर लंब डाला गया, यानी कि ये जो नॉर्मल है उस प्लेन पर क्या होगा, लंब होगा, यानी कि ये जो ON है ये PN पर क्या होगा, लंब होगा। अभी मैंने दिखाया भी था कि 90 डिग्री कोण बनाएगा, इसलिए यहां पर लिख देंगे कि देयरफॉर NP वेक्टर इज क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, तो ON वेक्टर के, NP वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ON वेक्टर। ठीक है, आगे क्योंकि P पॉइंट जो है प्लेन पर है, प्लेन से इस पर लंब डाला गया है, तो ये जो है वो प्लेन पर और ये उस पर लंब, इसलिए ये रेखा इस पर लंब होगी। अच्छा जी, अब आगे हम बोलते हैं कि अगर ये लंब है तो अब बताओ कि भैया दो अगर लंब मिल जाए तो वेक्टर, तो उनके बीच का कोण 90 डिग्री होगा, और उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में आपको कॉस यूज करते हैं और कॉस 90 का मान 0 होता है, यानी दो वेक्टर्स जो परपेंडिकुलर हो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। इस बात को भी याद कर लो, आगे जरूरत पड़ेगी। ठीक, आगे शुरू करते हैं। अब वो पॉइंट जो हम लोग लिए हैं उसका क्या निकालेंगे, एक प्रकार से पोजीशन वेक्टर। चलिए जी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट R वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ, R क्या है, पोजीशन वेक्टर है किसका, पॉइंट P का, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P। ठीक, P का पोजीशन वेक्टर है, तो कहता है कि अगर वो P का पोजीशन वेक्टर है तो जरा बताइए देन NP वेक्टर का मान क्या होगा यहां से। अब देखिए यहां पे अगर मैं आपसे कहूं तो ट्रायंगुलर लॉ लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि ये देखिए एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर यहां से गया, और इसका और इसका जोड़, क्योंकि जब किसी एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से मैच करता है तो उस दोनों का सम उसका तीसरा वेक्टर देता है जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो, यानी इसका और इसका जोड़ इसके क्या होगा, बराबर होगा, होना चाहिए, होगा भी। ठीक है, यानी मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये है O, ये है N और ये है P। ठीक है, अगर ये है तो ध्यान से समझिएगा, अगर ये बातें हैं तो कहने का मतलब इसका और इसका जोड़ इसके बराबर होगा, यानी ON प्लस NP इज इक्वल टू OP। मैं लिख दूं क्या इस तरीके से, आपको समझ में आ जाएगी ज्यादा तरीके से। देन ON वेक्टर प्लस NP वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर। क्यों होगा, तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। ठीक है, किससे, तो यहां लिख दीजिएगा बाई ट्रायंगुलर, ठीक है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, सदिश योग के त्रिभुज नियम से। अब आगे की बात जरा ध्यान से समझेंगे। क्या मैं यहां से अगर आपसे NP निकालने की विधि पूछूं तो आप क्या कहेंगे, OP वेक्टर माइनस ON वेक्टर, और OP वेक्टर क्या है, ON वेक्टर क्या है, ये सब आप समझ गए। OP वेक्टर मैंने अभी कहा, OP वेक्टर मतलब कि P का पोजीशन वेक्टर, और P का पोजीशन वेक्टर को हम लोग R माना है, तब तो OP वेक्टर की जगह पे लिख देंगे R माइनस, और ON वेक्टर यहाँ पे निकाले थे, इक्वेशन आप देख रहे होंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दे क्या, ताकि आपको समझ आ जाएगा। इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं, तो ON का मान क्या हो जाएगा, D इंटू N कैप। ठीक है, यानी कि ये हमारा निकला NP वेक्टर, NP वेक्टर निकला। इसको इक्वेशन हम बना देते हैं, जरा ध्यान से समझेंगे। इक्वेशन हम कर देते हैं इसको थर्ड। कोई दिक्कत यहां तक किसी को समझने में, ये कहां से हम लोग पुट किए हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट से पुट किए हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए, इसके बाद कहता है कि अगर ऐसा है तो देयरफॉर समीकरण 1 को, और ये जो समीकरण आप देख रहे हो, ठीक है, इस इक्वेशन में उन दोनों के मान को पुट कर दो। NP भी आ गया है, ON भी आ गया है। ON देखो यहाँ पर है, NP देखो यहाँ निकाले हो, इस इक्वेशन में रख दो। ठीक है, आगे देखो, जब हम रखेंगे नाउ, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2
वी गेट। समीकरण 2 लेते हैं। समीकरण 2 क्या बोला था कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर ये और ये, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बेसिकली 0 होगा क्योंकि cos थीटा हो जाता है ना डॉट प्रोडक्ट में। याद है ना डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला? नहीं याद है तो एक बार याद कर ले, a का मॉड b का मॉड इंटू cos थीटा, और दोनों के बीच का थीटा है 90, परपेंडिकुलर है, 90 होगा तो cos 90 0, इसलिए पूरा ये 0 हो जाएगा, यानी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब यहीं पे हम उसका वैल्यू पुट करके अपना जो रिक्वायर्ड आंसर है उसको निकालने का प्रयास करेंगे बस। तो ये प्रोसेस आपको समझना है, बट याद ये रखना जरूर है कि परीक्षा में ये नहीं पूछेगा प्रूफ करने के लिए, लेकिन आप अपनी समझ के लिए कि ये कैसे हुआ है, ठीक है। मुझे जहां जितना जरूरत होगा मैं उतना बोलूंगा, अगर नहीं बोलूंगा इसका मतलब उसकी जरूरत नहीं है आपको, आप आगे उसका फॉर्मूला वगैरह याद करेंगे, ठीक है। एनपी वेक्टर क्या है, देखो यहां से क्या निकाले हो, आर वेक्टर माइनस डी एन कैप डॉट। ओ एन वेक्टर क्या है, देखो ओ एन वेक्टर निकालो हो डी एन कैप इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से समझो इज इक्वल टू 0, यहां से हमने मान कहां से रखा है, फर्स्ट से और थर्ड से, तो लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। समीकरण 1 और 3 से। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं है, आगे देखिए उसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब यहां से सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान से देखिए। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं, एक चीज और मैं आपसे कहूं, यहां से देखिए तो आर वेक्टर माइनस डी एन कैप है इनटू एन कैप, ये देखिए डी कोई क्या है, डिस्टेंस है, मैग्नीट्यूड है, वो लंबाई है, ठीक है। तो उसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी, इसलिए यहां पर हम लिख देंगे कि वेयर डी, यहीं पे कर दीजिएगा कि d इज नॉट इक्वल टू 0, डी 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। उसका कुछ ना कुछ मान होगा जरूर, कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, ठीक है, वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर वो 0 के बराबर नहीं तो कोई अंक होगा, तो 0 के बटा में अगर d भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 के बटा में कोई भी अंक आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा 0। अब हम यहाँ पे इसलिए इसको लिखे, नहीं तो अगर मान लीजिए d कोई नंबर हो तो वो 0 भी हो सकता है, 0 बटा 0 तो भाई इसका कोई मीनिंग ही नहीं होगा, इसीलिए यहाँ लिखना पड़ा कि d का मान 0 नहीं है। इसका मतलब उसकी कुछ लंबाई है, और वो लंबाई अगर बटा में जाएगा तो 0 के बटा में कोई भी अंक जाए तो 0 होगा, ठीक है, इसलिए लिखना जरूरी पड़ गया। अब ये इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ये देखिए इसको अगर हम गुना करें तो क्या लिखेंगे, आप ही बताएं ना। r से n कैप में करेंगे तो r वेक्टर इंटू n कैप, ये क्या हो जाएगा माइनस d, और ये क्या होगा n कैप इंटू n कैप, ठीक है। दिख रहा है, अच्छा छोटा सा दिख रहा है, मैं बड़ा कर देता हूं। आर वेक्टर डॉट एन कैप माइनस डी एन कैप इंटू एन कैप इज इक्वल टू 0। अब एक बात ध्यान सुनेंगे, ये और ये दोनों सेम है, यानी सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है आप खुद बताओ मुझे। सेम यूनिट वेक्टर से आई कैप का आई से क्या होता है, तो सेम होगा तो उसके बीच का एंगल 0 होगा, और अगर उनके बीच का एंगल 0 है तो आप ही बताइए डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा होता है, और अगर 0 डिग्री कोण बन रहा है तो cos 0 का मान 1 होगा। इसीलिए यूनिट वेक्टर का सेल्फ प्रोडक्ट 1 होता है। आपको याद भी होगा आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, जे जे का 1 होता है, के का 1 होता है डॉट में, इसलिए एन कैप और एन कैप दोनों सेम यूनिट वेक्टर हैं, इसका मतलब उनके बीच का एंगल 0 बना होगा, इसलिए उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ध्यान से 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो यहां पे हम क्या याद रखेंगे, सेल्फ का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, अदर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो इस चीज को हम क्या लिख देंगे कि आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, और इसका मान कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। यहां पे लिख देंगे कि क्योंकि एन कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू 1 होता है। अब यहां से देखिए इस चीज को मैं फाइनल आंसर, फाइनल रूप देने जा रहा हूं, समझेंगे ध्यान से इसी चीज को। अब यहां के बाद यहां लिखेंगे कि तब तो ये हो जाएगा आर वेक्टर डॉट एन कैप माइनस डी में 1 से करेंगे तो d इज इक्वल टू 0, इसलिए आर वेक्टर डॉट एन कैप माइनस डी कहां चला जाएगा, प्लस डी में उस साइड, और यही कहलाएगा इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। समझ गए, और ये उसका क्या है, वेक्टर फॉर्म है, क्योंकि ये वेक्टर का यूज किया गया। लिख देंगे कि दिस इज नोन, कुछ हल है क्या,
दिस इज नोन एज, ठीक है, दिस इज नोन एज द वेक्टर फॉर्म ऑफ, दिस इज नोन एज द वेक्टर फॉर्म ऑफ, ठीक है, दिस इज नोन एज द वेक्टर फॉर्म ऑफ क्या, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन कर दीजिए, वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। मेरी बात को समझे, याद रहेगा। अब देखिए, अब इसको याद कैसे रखेंगे, आपको क्या दिया जाएगा और क्या निकालना होगा। आपको डिस्टेंस दिया रहेगा, डी के जगह पर रख दीजिएगा। आपको नॉर्मल दिया रहेगा, उस नॉर्मल का आपको यूनिट वेक्टर निकालना होगा बस, और आर के जगह पे आर ही रहेगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आर के जगह पे आर रहेगा, एन जो है वो नॉर्मल का यूनिट वेक्टर है, तो आपको नॉर्मल दिया रहेगा, उसका यूनिट वेक्टर निकालिएगा, या यूनिट वेक्टर ही दिया रहेगा। ऐसे भी याद रखिए, किसी का यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या करते हैं, अगर किसी का यूनिट वेक्टर निकालना है तो मैंने बताया था उस वेक्टर में, उस वेक्टर के मॉड से, ठीक है, तो किसी का भी यूनिट वेक्टर जो है निकालना है तो आप उस वेक्टर में उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से भाग लगा देंगे। तो जस्ट यहां भी अगर आपको नॉर्मल दिया रहेगा, अगर यूनिट वेक्टर दिया है तो कोई बात नहीं है, अगर नॉर्मल ही दिया है तो आप उसमें उसके मैग्नीट्यूड से भाग लगा के यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। डिस्टेंस आपको ऑलरेडी दिया रहेगा, आर वेक्टर जब पे आर ही लिखना है, कोई आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बस। तो आपको अगर कह देता है कि प्लेन का इक्वेशन फाइंड कीजिए नॉर्मल फॉर्म में, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ये कैसे आया ये मैंने पूरा आपको दिखा दिया। दूसरी चीज, ये वेक्टर फॉर्म है, अब आपको इसका कार्टेशियन फॉर्म भी पढ़ना है। अब वो कार्टेशियन फॉर्म मैंने आपको 11.2 वाले एक्सरसाइज में, इंट्रोडक्शन पार्ट में स्पष्ट समझाया था कि उसके लिए आपको कुछ विशेष दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं वो भी आपको दिखा देता हूं और उस पर रख के बना भी देता हूं, बस आप उसको केवल खा लीजिएगा। चलिए जी, तो अब इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या है उसके बारे में जरूर हम लोग ध्यान देते हैं। यहाँ पे ये देखिए, हम लिख देते हैं कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में आपको विशेष दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल बात है, आर वेक्टर जो है वो क्या है, पी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है। तो आप वहां से आर वेक्टर निकाल लीजिए, यहां लिख देते हैं लेट करके। आर वेक्टर क्या है, पी का पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर से वेक्टर बनाना बहुत आसान है, उसका कोऑर्डिनेट दिया गया है, उसमें बस आई जे और के लगा देंगे तो हमारा पोजीशन वेक्टर बनके तैयार। आर तो निकल गया। अब इसके बाद क्या है, इन हमारा नॉर्मल चाहिए, वो नॉर्मल क्या है याद रखेंगे, नॉर्मल मतलब एक प्रकार नॉर्मल का यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर में, यूनिट वेक्टर जब भी याद रखेंगे उसका जो कोऑर्डिनेट होगा, जैसे मान ले कोई यूनिट वेक्टर है, उसको अगर हम इस रूप में दिखा दें एक्स आई वाई जे जेड के, तो आपको 10th चैप्टर में पढ़ाए हैं हम कि वहां पे एक्स वाई जेड अगर यूनिट वेक्टर होगा तो उसके जगह पे हम एल एम और एन लिख सकते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर का जो कोऑर्डिनेट होता है, स्केलर कंपोनेंट होता है, वो क्या है, वो उसका डायरेक्शन कोसाइंस होता है। या आप बात समझ रहे हो, नहीं समझोगे तो एक बात और फिर से समझ लो, मैं दिखा देता हूं तुम्हें। अगर मान लो कोई वेक्टर है ए वेक्टर, उसका है एक्स आई वाई जे और जेड के। अब मैं अगर आपसे कहूं इसका यूनिट वेक्टर निकालो, तो आप इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, उस वेक्टर में उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे। ये वेक्टर है तुम्हारा एक्स आई वाई जे और जेड के। देखो भाई, टाइम तो लगेगा थोड़ा समझने में, बट तुमको टाइम दोगे तो समझ भी जाओगे। उसका मॉड क्या होगा, मॉड निकालते हो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, अगर तुम इसे फ्रैकेट करोगे तो क्या लिखोगे, ये बटा में ये, फिर ये बटा में ये, फिर ये बटा में ये, और वहां पे देखो एक्स बटा में ये आएगा और एक्स बटा में ये, यही तो कहलाता है डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन। फिर उसमें लग जाएगा आई, फिर वाई बटा में ये, यही तो कहलाता है डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, ये हो जाएगा m, और z बटा में ये, यही तो कहलाता है डायरेक्शन कोसाइन। क्योंकि आपको मैंने बताया है डायरेक्शन कोसाइन निकालना है अगर तो x बटा में r होता है, अगर m निकालना है तो y बटा में r होता है, अगर n निकालना है तो z बटा में r होता है। यहाँ पे वही बातें हुई, x के जगह पे x होगा। r कैसे निकलता है, r मतलब उसका एक प्रकार से मैग्नीट्यूड, r मतलब उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो बोलिए उसको फ्रैकेट करेंगे तो x बटा में अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ही तो आएगा, तो उसकी जगह पर हम आर एल एल लिख सकते हैं, इसके एम लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं। यानी कि याद ये रखना है कि अगर कोई नॉर्मल या कोई भी चीज हो उसका यूनिट वेक्टर दिया हो तो यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट उसके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं और आपको यही दिए रहेंगे। ठीक है, तो मैं उसको ऐसे लिख दूं कि लेट, ठीक है, यहीं पे लिख देंगे अगेन, ठीक है, पुनः माना कि अगेन लेट एल एम एंड एन, ये आपको दिया रहेगा बी द डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, ऑफ किसका, ऑफ नॉर्मल का यूनिट वेक्टर जो है एन कैप। तो देन उसका यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एल आई एम जे और एन के, यही तो दो चीजें आपको चाहिए। फिर आप रख दिए, डी तो डिस्टेंस ही है, उससे आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको इक्वेशन अगर हम कितना मान ले, शायद वहां पे हम लोग इक्वेशन बना रहे थे तो शायद 3 इक्वेशन बनाए हुए थे, 3 इक्वेशन बनाए थे, तो इस इक्वेशन को हम 4 कर देते हैं। अगर हम 4 कर दें तो इक्वेशन 4 में इन मानों को रख देंगे, तो नीचे लिख देंगे कि देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 4, अब इक्वेशन 4 को हम लेंगे और उस जगह पे उस मान को पुट करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे, तो क्या देगा, आर वेक्टर की जगह पे आर वेक्टर का मान एक्स आई वाई जे जेड के, उसके बाद डॉट एन का यूनिट वेक्टर एल आई एम जे और एन के इज इक्वल टू डी। इसको आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में सेल्फ का ही डॉट प्रोडक्ट किया जाता है, बाकी अदर का 0 हो जाता है, क्योंकि आई का आई से ही 1 आएगा, आई का जे से 0 हो जाएगा, आई का के से भी 0 हो जाएगा। तो आई का आई से सिर्फ कराएंगे, एक्स का एल से कराएंगे, इसी चीज को हम एल एक्स लिखेंगे, वाई का एम से कराएंगे, इसी चीज को हम एम वाई लिखेंगे, जेड को एन से कराएंगे, इसको हम एन जेड लिखेंगे, इज इक्वल टू डी होगा। यही हमारा कार्टेशियन फॉर्म कहलाएगा किसी भी इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। इसको लिख देंगे कि दिस इज नोन एज, ध्यान से सुनेंगे, दिस इज नोन एज, इसे जाना जाता है, दिस इज नोन एज, ठीक है, दिस इज नोन एज कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। देखिए अगर प्रूफ देखेंगे तो थोड़ा टाइम तो लगाना पड़ेगा, फिर आपको इस समझ में भी आ जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ कि नहीं ये जरूर बताइएगा। ठीक, आगे चलते हैं, अगला नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये चीज लिख दीजिएगा, ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। एक चीज नोट भी यहाँ ध्यान देंगे, वो आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो हम उसको भी जिक्र कर देते हैं। देखिए ध्यान से, कभी कभी जैसे हम लोग ये रखे हैं, अगर मान के चलिए कि कभी ये इस प्रकार से दिखा दिया जाए, नोट में इस बात को लिख लेंगे, ठीक है, कि अगर वहां पे डायरेक्शन रेशियोज दे दे, डायरेक्शन कोसाइन की जगह पे, आपको पता है कि डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं, तो डायरेक्शन कोसाइन न दे करके डायरेक्शन रेशियोज दे दे, तो हम उसको कैसे लिखेंगे। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ना निकालने की जरूरत है, हम उसी चीज को इस प्रकार से दिखा देंगे। इस सपोज कीजिए मैं उसको ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, कि कैसे दिखा दूं आपको मैं, इक्वेशन इसको मैं 4 करता हूं थोड़ी देर के लिए, नीचे लिखूंगा कि इफ इक्वेशन 4, यदि इक्वेशन 4 जो है वो इस प्रकार से दिखाया जाए, सोज डैट, दिखाए कि, ठीक है, क्या दिखा दे, आर वेक्टर तो रहेगा ही, है ना, आर वेक्टर, देखो आर वेक्टर, और एन वेक्टर के जगह पे एल एम एन ना दे करके उसका दे देगा डायरेक्शन कोसाइन दे देगा, डायरेक्शन कोसाइन की जगह डायरेक्शन रेशियो दे दे, यानी ए बी और सी दे दे, तो उसको आप परेशान ना हो। ये इसी चीज को, अगर ये उसका वेक्टर इक्वेशन दिया हो, ठीक है,
इक्वेशन थर्ड कर देते हैं थोड़ा देर के लिए, समझिएगा, इसको थर्ड ही करते हैं थर्ड से, ठीक है। आर वेक्टर की जगह आर वेक्टर यूनिट वेक्टर जहाँ पे उसमें डायरेक्शन रेशियोज का यूज कर दिया गया हो, लिख देते हैं। अगर ये उसका वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म है तो कोई बात ही नहीं है। अगर उस वेक्टर फॉर्म में एल एम एन ना दे करके ए बी सी का यूज कर दिया जाए तो हम उसको कैसे दिखाएंगे, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो लिख देंगे इक्वेशन थर्ड सोच डेट, अगर वो इस प्रकार से हो या ऐसे इफ ही लिख सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है। इफ नोट नंबर फर्स्ट में ऐसे ही लिख दीजिए, इफ आर वेक्टर इज इक्वल टू डी इज द, ठीक है, वेक्टर फॉर्म या वेक्टर इक्वेशन, ठीक है, यहाँ ऐसे कर देते हैं इफ, अब मतलब आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, ठीक है, इज इम्प्लाइड, ऐसे को अगर इस रूप में देता है और वो वेक्टर इक्वेशन है प्लेन का, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, तो उसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, तो कहते हैं, ध्यान से देखेंगे, देन इट्स कार्टेशियन फॉर्म इज क्या होगा, देन इट्स कार्टेशियन फॉर्म इज क्या होगा, देखिए जैसे एल एम एन था वहां पर ए बी सी हो जाएगा, क्या लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म उसका ये होगा, और यहां पर आप ध्यान रखेंगे, देन इट्स कार्टेशियन फॉर्म इज इतना, वेयर ए बी सी क्या है, वेयर ए बी एंड सी ये है उसका डायरेक्शन रेशियो, ए बी एंड सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ, ठीक है, ये क्या है उसका डायरेक्शन रेशियोज है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल ऑफ प्लेन, मतलब उसका अगर यूनिट वेक्टर ना दे करके या उसका डायरेक्शन कोसाइन ना दे करके डायरेक्शन रेशियो दे दिया तो भी आपको परेशान हो जाते हैं। सेम चीज रहेगा, केवल एल एम एन के जगह पे ए बी सी यूज कर देंगे क्योंकि वो आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। द नॉर्मल ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है, नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक। तो इस प्रकार से ये टॉपिक पूरा क्लियर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो देखिए, तीन तरह के आपको दिखाए गए थे प्लेन में कि तीन तरह में से कोई एक चीज दिया हो तो हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं प्लेन का। तो पहला नॉर्मल फॉर्म था, अब ये समाप्त हुआ। अब इस पे क्या होगा, सेकंड वाला इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर, परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर, उसी को डायरेक्शन लिखता था, डायरेक्शन मतलब वेक्टर ही होगा, उसी में तो डायरेक्शन होगा, परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर, ठीक है, एंड passing through a given point, मतलब कि उस लाइन का, उस प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना जो दिए गए वेक्टर के परपेंडिकुलर हो और किसी पॉइंट से पास कर रहा हो, ठीक है। तो भैया स्पेस की सब बातें हैं तो थोड़ा सा तो आपको मानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो हम उसको कैसे दिखाएंगे, ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि कोई प्लेन है, इस प्रकार से फिगर आपको दिखाना है, समझना है। ये एक्स हो गया, ये वाई, ये जेड, ये ओरिजिन, ठीक है। अब वहां पे ना तीन प्लेन है, एक प्लेन का फिगर मैं बनाता हूं, ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए कुछ इस प्रकार से आपको प्लेन दिए गए हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक, तीन प्लेन आपको बनाए गए हैं, ऐसे तीन तह रखे गए, ऐसे एक दो फिर तीन, ठीक है। और इन तीनों में ही एक, इसको ढंग से बना देते हैं, ठीक है। ये तीन प्लेन आपको दिए गए हैं और ये सब जो है कि नहीं एक दूसरे पर क्या है, लंब है, परपेंडिकुलर टू है, ठीक है, परपेंडिकुलर है। तो हम इस पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। ये देखिए परपेंडिकुलर है तो मतलब ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं, ये लग रहा है कि उसके ऊपर से नहीं है बल्कि एक है, इसके किसी एक पॉइंट से एक दूसरा गुजर रहा है, फिर उस पर परपेंडिकुलर एक पॉइंट है, उससे एक तीसरा गुजर रहा है, ठीक है। और एक जो ये प्लेन है, इस पर एक हम कोई अपने से कोई एक पॉइंट लिया, सब स्पेस में है, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, P बोलेंगे, ठीक है। इस पॉइंट को हम P बोलेंगे। तो इसको हम अलग से दिखा देते हैं,
ये P है और क्योंकि किसी का भी क्वेश्चन फाइंड करने के लिए आपको P लेना ज़रूरी है। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप उतना देखेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं प्रयास करता हूं कि आप इस पर कैसे समझें इस चीज़ को, ठीक है। तो वो आपको एक दिया गया है, इसी तरीके से कोई आपको फिगर दिया रहेगा, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन है, वो किसी वेक्टर के क्या है, पैरेलल है, परपेंडिकुलर है और किसी पॉइंट से, इस पॉइंट से गुजर रहा है और इन दोनों के परपेंडिकुलर है, लंब है, ठीक है। ऐसे है, इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन है, उस लाइन से एक पॉइंट है, उस पॉइंट से ही इसके परपेंडिकुलरली एक करके एक प्लेन गुजर रहा है, उसका इक्वेशन हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो यहां स्पष्ट लिख दिया है कि इन अ स्पेस, ठीक है, स्पेस में मतलब अंतरिक्ष में, ठीक है, इन अ स्पेस देयर कैन बी मेनी प्लेन्स, ध्यान से देखेंगे, देयर कैन बी, कहता है कि यहाँ पर एक स्पेस में बहुत सारे मतलब क्या हो सकते हैं, तल हो सकते हैं, प्लेन हो सकते हैं, देयर कैन बी मेनी प्लेन्स, ठीक। तो कहता है दैट आर परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर, प्लेन्स दैट आर परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर। कहने का मतलब क्या है कि एक कोई वेक्टर दे दे, ठीक है, तो उस वेक्टर के पैरेलल स्पेस में बहुत सारे तल हो सकते हैं। जैसे ये वेक्टर है, देखिए, अब इस वेक्टर के परपेंडिकुलर, ये एक वेक्टर है, इसके परपेंडिकुलर एक यहां से जा सकता है प्लेन, एक यहां से जा सकता है, कि यहां जा सकता है, बहुत सारे प्लेन जा सकते हैं, ठीक। तो वही यहां बात जिक्र किया जा रहा है, ठीक है। बट लेकिन जब उसमें एक पॉइंट कह दिया जाएगा कि इस पॉइंट, अब इससे बहुत सारे प्लेन जाएंगे, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, लेकिन अगर कोई पॉइंट कहते नहीं इस पॉइंट से जाए, तो इस पॉइंट से कोई एक ही प्लेन गुजरेगा, ठीक। और वही हमें निकालना है, एक आपको दिया रहेगा वेक्टर, उसके परपेंडिकुलर एक प्लेन जाएगा, वो एक कोई विशेष पॉइंट से उसे फाइंड करना, वही आपको यहां से समझा के फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। तो टू द गिवन वेक्टर, ठीक है, क्या कहा कि बहुत सारे हो सकते हैं, बट लेकिन थ्रू अ गिवन पॉइंट, बट एक कोई पॉइंट दे दे, बट थ्रू अ गिवन पॉइंट, ठीक है, बट थ्रू अ गिवन पॉइंट P, एक कोई पॉइंट दे देता है कोई स्पेशली, तो वहां से कोई एक ही, ठीक है, ओनली वन, केवल एक ही प्लेन, सच प्लेन एग्जिस्ट कर सकता है, ओनली वन प्लेन, ठीक है, ओनली वन प्लेन या ओनली वन सच प्लेन, ऐसे एक ही, केवल एक सच प्लेन एग्जिस्ट्स। बात समझ आ रही है? तो यही फिगर को आपको समझा के बताया गया। अब उस खास जो आप प्लेन देख रहे हो, जो इस वेक्टर के, ये कोई वेक्टर है भाई, मान लो कोई वेक्टर होगा, सपोज करो ए वेक्टर है, तो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर एक ये जो प्लेन जा रहा है इस पॉइंट P से, उसका इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, यही हमें सीखना है, ठीक है। तो फिलहाल हम इसे हटा रहे हैं और आगे का जो फिगर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, इसी में ये चीज समझना जरूरी था कि वो है क्या, बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं, तो उसमें स्पेशली प्लेन के बारे में कैसे हम लोग समझेंगे। चलिए, तो इसमें जो मेन हमारा बात है इस बार वो ऐसे है कि भाई कोई 3D आपको दिया गया है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, एक्स वाई जेड। अब इसमें आपको एक प्लेन बना दिया, कोई एक प्लेन आपको दिया गया। भाई प्लेन का फिगर कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखेंगे, एक इस प्रकार से कोई प्लेन है, ठीक है। अब वो भाई स्पेस में है तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे कहता है कि इसका कोई प्लेन है तो उसका कुछ नॉर्मल होगा, नॉर्मल समझ रहे हो, उस पर एक डाला गया लंब, अभिलंब, मान लीजिए अभिलंब डाला गया है, प्लेन पर एक लंब डाला गया, ठीक, ध्यान से, प्लेन पर एक लंब डाला गया और उसको हम बोलेंगे एन वेक्टर, अभिलंब घटक, अभिलंब वेक्टर सदिश, ठीक है। उसके बाद हम इस पर क्या करेंगे कि हम लोग आगे में उस जो प्लेन लिए हैं उस पर एक लेंगे क्या, पॉइंट, जिस पॉइंट से गुजरेगा वो पॉइंट मान के चलिए आपका है ए,
वो पॉइंट क्या है ए। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि वो पॉइंट तो आप ले लिए, अब ये प्लेन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए खुद से एक पॉइंट लेना पड़ता है, आर्बिट्ररी पॉइंट। ये पॉइंट तो वो दिया रहेगा और एक पॉइंट हम लेंगे जिसके आधार पे इक्वेशन का समीकरण लाइन का या प्लेन का इक्वेशन बनाएंगे। मान लीजिए वो पॉइंट होगा, सपोज कीजिए कोई पी होगा कहीं पे और उसका कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई जेड। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही ये सब चीजें हमको मिली, ठीक, ये देखो ये जो नॉर्मल देख रहे हो ना, वो एक वेक्टर के ही ये मान लो नॉर्मल वेक्टर है और नॉर्मल वेक्टर के ही परपेंडिकुलर है। कहा ना भाई, वेक्टर के एक वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा कोई प्लेन, तो ये वेक्टर मान लो नॉर्मल वेक्टर है और इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन गुजर रहा है तो उस पर वो लंब होगा, वही आपको यहाँ दिखाया गया है। ठीक, अब इसका बताइए कि इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा इस पॉइंट का। इसके पोजीशन वेक्टर को हम दिखाएंगे ए से, पता होना चाहिए आपको। चलो, ठीक है, ये देखिए, और इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा उसको हम, पता है आपको, जब भी पी लेते हैं तो उसके पोजीशन वेक्टर को हम आर दिखाते हैं, तो आर वेक्टर। ठीक है, ये क्या है, आर वेक्टर। ध्यान से देखेंगे जरा भाई, देखो हर चीज को मैनेज करना पड़ता है, थोड़ा सा तो सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, आर वेक्टर, और ये मान लो कि दिखाया गया है इस प्रकार से, कोई पॉइंट को मिलाया गया है, ट्रायंगुलर लॉ बना दिया गया है। अब हम लोग कैसे निकालेंगे इसको देखिए। तो आपको क्या क्या दिया, परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर, मतलब नॉर्मल मान लो एक वेक्टर है, उसके परपेंडिकुलर ये प्लेन है और ये पॉइंट ए से पास कर रहा है। ठीक, चलिए तो यहाँ पे लिख देंगे कि लेट, माना कि अ प्लेन, कोई एक प्लेन है, पास थ्रू या पासेज थ्रू क्या कर रहा है, वो किसी पॉइंट से पास कर रहा है। माना कि कोई प्लेन पास कर रहा है थ्रू अ पॉइंट, किस पॉइंट से, ए से, विद पोजीशन वेक्टर, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, हमने माना ए वेक्टर। ठीक है, और वो क्या है, वो इस पॉइंट से पास कर रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, और ये किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर भी है, तो यहीं पे लिख देंगे एंड परपेंडिकुलर टू। देखिए परपेंडिकुलर को हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, परपेंडिकुलर का साइन बना के आर लिख देंगे। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे किसका मतलब परपेंडिकुलर है, ये नहीं कि क्या लिखा हुआ है, मैं बोल रहा हूँ इसलिए मैं बोलता हूँ, जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल वेक्टर या परपेंडिकुलर टू द वेक्टर कौन, एन। ठीक है, ये चीजें हम दिया गया, हम उसको मान लिए। ठीक है, आगे देखिए, अब जो पॉइंट हम लोग ले रहे हैं उसको तो हम पी माने हैं और उसका पोजीशन वेक्टर आर, तो लिख देंगे लेट आर, अगेन लेट कर दीजिएगा, पुनः माना कि, ठीक है, पुनः माना है ना, अगेन लेट, पुनः माना कि आर वेक्टर बी द, आर वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर है, जिस पॉइंट को हम लोग लिए हैं उसका, आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट पी, ऑफ एनी पॉइंट पी एक्स वाई जेड। ठीक है, इन द प्लेन, उस प्लेन में, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब यहां पे कहता है कि देन क्या होगा कि द पॉइंट पी, देन द पॉइंट पी लाइज इन द प्लेन। अब ये P पॉइंट इस प्लेन में लाई करेगा, लाइज इन द प्लेन। ठीक है, लाइज इन द प्लेन इफ, यदि और केवल यदि, कब होगा, जब, ध्यान से सुनेंगे जो मैं बोल रहा हूं, इफ एंड ओनली इफ को हम इफ लिखते हैं, इफ AP वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द n वेक्टर, ध्यान से समझेंगे यार, टू द वेक्टर n, वो नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर है
और इस प्लेन को मैंने कहा कि ये किसी पॉइंट ए से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो ये बताओ, और इसी पर हमने एक अलग पॉइंट लिया P, तो ये A है, ये P है, तो ये AP वेक्टर होगा। और इस AP वेक्टर से, AP वेक्टर मतलब इस प्लेन पर है, और नॉर्मल जो है उस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, यानी कि नॉर्मल वेक्टर इस AP NP वेक्टर के, या AP वेक्टर इसको हम बोल रहे हैं, ठीक है, सॉरी, AP वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। वही बात यहां पर लिखा गया कि नॉर्मल वेक्टर प्लेन पर परपेंडिकुलर है, और ये जो आप देख रहे हो AP वेक्टर, ये उस प्लेन पर है। तो इसका मतलब एक प्लेन पर है, एक प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर, तो दोनों आपस में 90 डिग्री कोण बनाएंगे। और भैया जब जब 90 बनाता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, बात समाप्त हुआ, क्योंकि वहां पर एंगल 90 बनता है और cos 90 0 होता है, और डॉट प्रोडक्ट में cos का यूज करते हैं, यानी कि वो परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा। तो भैया हम यहां लिख सकते हैं कि अर्थात इसका मतलब कि तब तो AP वेक्टर डॉट n वेक्टर, यानी AP का n के साथ अगर हम डॉट करा देंगे तो दोनों परपेंडिकुलर होने के कारण उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। कोई दिक्कत? ध्यान से इतना होगा। बट कहता है कि लेकिन ये बताया जाए कि यहां से अगर आपको AP वेक्टर निकालने के लिए मैं कहूं तो उसका मान क्या निकालोगे? ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से निकालोगे ना भाई, इसका हेड इसके टेल से मैच किया तो इसका और इसका सम इसके बराबर होगा। बट यहीं पर ध्यान देंगे, यानी कि क्या होगा, A वेक्टर प्लस AP वेक्टर, यानी देखो ध्यान से, OA वेक्टर ये वाला और प्लस AP वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, अच्छा यही दिखा दूं, यही साथ, बट क्या लिखता हूं कि बट लेकिन इन ट्रायंगल OAP, त्रिभुज OAP में आप खुद देख लो, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन खुद लगा लो, OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लिख दीजिएगा यहाँ पे, बाय ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मैंने बहुत बार लिखा है, फिर लिख दूं, अच्छा ठीक है, बाय ट्रायंगुलर लॉ ऑफ, एकदम आप अपने से कुछ मत कीजिएगा, मैं सब कर दे रहा हूं ना, आप बस चुपचाप खा लीजिएगा, बाय ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब यहां से आप खुद AP वेक्टर का मान निकालो। AP वेक्टर क्या होगा, OP वेक्टर माइनस OA वेक्टर, यानी AP वेक्टर के जगह पे AP वेक्टर, OP वेक्टर का मान देखो R है, OA वेक्टर का मान A है, क्योंकि ये सब उसका पोजीशन वेक्टर है। अब इस मान को आप AP वेक्टर में रख दो, यही आपका इक्वेशन हो जाएगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन, इसको 2 कर देते, उसको फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, यानी AP के जब AP का मान पुट कर देंगे तो क्या है, R वेक्टर माइनस A वेक्टर इंटू N वेक्टर इज इक्वल टू 0। यही आपका वेक्टर फॉर्म है किसका, तो भैया प्लेन का है, जो किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो और किसी पॉइंट से गुजर रहा हो। देख लो, जिस वेक्टर के परपेंडिकुलर हो उसको यहाँ लिखेंगे, और जिस पॉइंट से गुजर रहा है उसका पोजिशन वेक्टर यहाँ लिखेंगे, R के जगह पे R छोड़ देंगे और कैलकुलेशन कर देंगे। बस आपको ये इक्वेशन याद रखना है, बट ये इक्वेशन आ कहां से रहा है इस पर भी ध्यान देना है। कैसे, मैंने कहा आपको दिया रहेगा कि इस वेक्टर के पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, तो उस वेक्टर को यहां रख देंगे, और कहेगा इस पॉइंट से गुजर रहा है तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यहां रख देंगे, और R की जगह पे R लिख देंगे, मेरा बन जाएगा इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, दिस इज नोन एज वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन। ठीक है, ऑफ द इक्वेशन ऑफ द गिवन प्लेन, जो प्लेन, कौन सा प्लेन, जो दिया गया है कि वो किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो और किसी पॉइंट से क्या हो रहा होगा, गुजर रहा होगा, उसका अगर हमको इक्वेशन निकालना है भैया तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब याद करते चलो, नहीं याद करोगे तो तुमको परेशानी होगी। एक जो मैंने बताया कि नॉर्मल फॉर्मूला, वो आपका क्या था कि भैया वहां पर हम वेक्टर R लेते थे और जो नॉर्मल था उसका यूनिट वेक्टर और उसके बीच का डिस्टेंस, ये फॉर्मूला एक बताया गया। एक बताया गया आपको कि अगर नॉर्मल दिया हो या कोई वेक्टर दिया हो उसके परपेंडिकुलर किसी पॉइंट से गुजर रहा हो तो उसका वेक्टर। तो ये सब फॉर्मूला एक जगह नोट डाउन करो, और उसके बाद नोट डाउन करने के बाद उसको एक कागज करके और रोज रिवाइज करो। नहीं रिवाइज करोगे तो समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये बहुत टफ है।
बहुत जल्दी भूल जाओगे, बशर्ते कि आप प्रैक्टिस ना करो। तो ये कौन सा नॉर्मल फॉर्म, ये कौन सा है, तो परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। ठीक है, एक बात और, इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा जरा उसको भी देख लेते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म मैंने क्या कहा, आपको कुछ नहीं करना है, सबका दिया रहेगा उसके जगह पे पुट कर देना है। तो जरा देख लेते हैं कार्टेशियन फॉर्म भी जल्दी से। ठीक है, मिटा दे इसे, छोड़ दे अभी। अच्छा चलिए जी, तो इसका कार्टेशियन फॉर्म देखिए, अब मैं बस आपको समझा देता हूँ, समझाए भी दिया हूँ पहले से, यहाँ पे रख देता हूँ, डायरेक्ट आप रख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में आपको कुछ नहीं करना है, सीधे लिखना है कि लेट द गिवन पॉइंट्स, मान लिया जाए लेट द गिवन पॉइंट ए। अब कोई पॉइंट है तो उसका जरूर कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट दिया होगा, तो ये हम एक्स वाई जेड तो जिसको माने हैं उसके लिए है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, ये पॉइंट दिया हो तो x1 y1 z1। ठीक है, लेट द गिवन पॉइंट ए x1 y1 z1। ठीक है, एंड और p क्या है ये भी तो पता है, एंड p आपको दिया ही है x y z, सब आपको दिया गया है, तो आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, एक चीज और, इतना एंड इतना, अगेन पुनः माना कि एक चीज और मान लेंगे कि जो नॉर्मल है, जो वेक्टर दिया गया है, जो वेक्टर जिसके वेक्टर के परपेंडिकुलर है, उस वेक्टर का आपको दिया होगा तो उस वेक्टर का डायरेक्शन से ले लेंगे। उस वेक्टर का मान लीजिए वो वेक्टर इस फॉर्म में हो। ठीक है, इतना तो हो गया ना। अच्छा लिख दे पहले, अगेन लेट द डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है, दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर, कौन सा वेक्टर, जिस वेक्टर परपेंडिकुलर है, ऑफ द वेक्टर एन आर क्या हो, मान लीजिए कैपिटल ए बी एंड सी हो। ठीक है, तो देन जल्दी से बना लीजिए, आपको इसमें जो जो चीज़ चाहिए, ए वेक्टर चाहिए, ए वेक्टर क्या है, तो जो भैया जो पॉइंट है जिससे गुजर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर, और उसका पोजीशन वेक्टर कैसे बनाओगे, x1 i y1 j और z1 k, फिर एंड n क्या है, अच्छा r क्या है, r बताओ, r है p का पोजीशन वेक्टर और p का पॉइंट x y z है, यानी कि उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, x i फिर y j फिर z k। और एक चीज और बताओ जल्दी से, नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, नॉर्मल वेक्टर मतलब ये n जो एक वेक्टर है, एक वेक्टर तो डायरेक्शन रेशियो आपको दिया गया है, तो उसका डायरेक्शन रेशियो दिया उसमें i j k लगा दो, यानी ai प्लस बी जे प्लस सी के, कैपिटल से दिखाया गया है, आप स्मॉल से दिखाओ कैपिटल दिखाओ, आपकी इच्छा जो दिखाओगे उसके अनुसार कार्य करोगे और क्या। ठीक है, ये देखो अब इस फॉर्मूला पे इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, और शायद इसके पहले कुछ इक्वेशन बना था क्या, कुछ इक्वेशन हम लोग बनाए थे अगर, तो हाँ शायद इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हुआ था, इसको थर्ड कर देते हैं। ठीक है, अगर हम इसको इक्वेशन थर्ड कर दें तो क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में इन सब मानों को पुट कर देंगे। देखना ध्यान से, आर के जगह पे आर का मान रखना, ए के जगह पे ए का मान रखना, घटाना, आई वाले के आई में से, जे वाले को जे से, के वाले को के से, और फिर इधर देखो क्या है, एन का मान आई जे के वाला है, फिर उसको डॉट प्रोडक्ट कराना है। मैं रख देता हूँ, ध्यान से देखो, नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट, चलिए फटाफट रख देते हैं और आप देख लो इक्वेशन थर्ड क्या है। इक्वेशन थर्ड है आपका आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है, डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो आर वेक्टर के जगह पे आर का मान देखो यहाँ पे लिखा गया है, और इसमें से ए क्या करना है, घटाना है, तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के माइनस x1 आई प्लस y1 जे प्लस z1 के, इसको माइनस कर देंगे इनटू n क्या है आपका, a आई प्लस बी जे
प्लस सी के इज इक्वल टू 0। इसको घटाएंगे आई वाले में से आई को, तो क्या हो जाएगा, x में से x1 घटाएंगे, देख लो, अरे ब्रैकेट ओपन करोगे तो सब माइनस हो जाएगा, तो आई वाले को एक साथ कर दो, तो आई कॉमन लोगे तो क्या होगा, x माइनस x1, देख लो ना भाई, फिर प्लस y माइनस y1 j, फिर z माइनस z1 k। होगा कि नहीं होगा चेक कर लेना। हमसे क्या फायदा पूछोगे तो देखो कैलकुलेशन करके खुद एक बार तो पता चलेगा, है ना, ठीक होगा तभी तो लिख रहे मूर्ख। अब देखो इसको इससे डॉट कराना है, तो डॉट में क्या होता है, सेल्फ प्रोडक्ट आई का आई से, तो क्या हो जाएगा, आई वाला आई से करो तो a इंटू इतना, यानी a x माइनस x1, फिर प्लस j का j से कराओगे यानी b y माइनस y1, फिर j का k से कराओगे यानी c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं है तो आप डायरेक्ट इसको नोट कर ले। दिस इज द कार्टेशियन, कार्तीय जिसको हिंदी में बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द गिवन प्लेन। ठीक है, विथ प्रूफ भी आपको मैं समझा रहा हूँ, ये आपकी बेनिफिट के लिए है, बहुत ध्यान से समझिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा, याद कर लेना है। अब देखिए, अब अगर मान लीजिए कार्टीय रूप निकालना है, कार्टेशियन फॉर्म निकालना है, तो आपको सीधे क्या दिया है, क्या दिया रहेगा इसमें आपको, एक ये देखिए नॉर्मल वेक्टर और ए वेक्टर, यही ना रहेगा। तो नॉर्मल वेक्टर से आपको क्या मिलेगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। मैंने कहा ना कैपिटल ए बी सी उसका पोजिशन, उसका क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है। और ए वेक्टर जो है ये जो जिस पॉइंट से जा रहा है उसके पोजिशन वेक्टर है, तो उस पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट तो दिया रहेगा ना, x1 y1 z1, वो x1 y1 z1 की जगह पर रख दीजिएगा, और x y z तो इक्वेशन में रहना जरूरी है, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत आराम से कैलकुलेशन कर पाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन तो देखेंगे ही हम लोग। चलिए, तो अगला जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं, देखते हैं। अगर टाइम ज्यादा होगा तो हम इसको कट कर देंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, अगर टाइम कम होगा तो इसी में लाग देंगे। ठीक है, चलिए जी, अगला जो टॉपिक है उससे हम देखते हैं। ठीक है, अगला जो है हमारा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ प्लेन। जो थर्ड था, 3 प्रकार के थे ना प्लेन के बारे में, तो 2 मैंने देख लिया, तीसरा यहां देखिए, ये है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू फ्री नन कोलिनियर। ठीक है, 3 असंरेख बिंदुओं से होकर गुजरने वाले तल का समीकरण क्या होगा, ये फाइंड करना है इस टॉपिक में। ठीक है, मतलब 3 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, वो तीनों नन कोलिनियर है, वो कोलिनियर नहीं है, तो बस फिगर को बहुत ध्यान से देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं फिगर बना रहा हूं, उस चीज को देखिए ध्यान से। ये आपका x होगा, ये y होगा, ये z होगा। उसमें तीसरा का ये टॉपिक है, 3 प्लेन थे, 3 तरह की चीज दिए हो तो हम प्लेन को डिटरमाइन कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। उसमें 2 मैंने डिस्कस कर दिया, तीसरा ये लास्ट है। ठीक है, इसका भी वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म देखेंगे, फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं वो हम लोग आगे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इसको देखिए। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब इस पे हमको 3 पॉइंट लेना होगा। ठीक है, वो 3 पॉइंट मान के चलिए इस प्रकार से, एक कोई प्लेन है, कोई भी एक प्लेन बना लो ना भाई फिगर। ठीक है, कोई इस प्रकार से प्लेन आपको दिया है। अब इस प्लेन पर 3 पॉइंट हैं, 3 पॉइंट हैं और तीनों के तीनों कोलिनियर। एक मान लीजिए ऐसे कोई 3 पॉइंट है, एक R, एक S, एक T, इस प्रकार से 3 बिंदु आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो 3 बिंदु, ये तीनों बिंदु प्लेन पर है। ठीक है, प्लेन पर ही 3 बिंदु हैं और उन तीनों बिंदु, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, उन तीनों से गुजरता है एक प्लेन है, इन तीनों बिंदु से एक प्लेन गुजर रहा है। ठीक, वो 3 स्पेस में, तो उस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। तो स्वाभाविक सी बात है, 3 पॉइंट है तो तीनों के कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट वगैरह होंगे। तो x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 वो होगा, वो हम लिख नहीं रहे, गंदा हो जाएगा ना, फिर समझ नहीं आएगी। तो और एक बात और,
जब भी कोई इक्वेशन फाइंड करते तो हमें खुद से एक पॉइंट लेना है, हम खुद से एक पॉइंट ले लेते हैं। सपोज कीजिए उस पॉइंट को हम P बोलेंगे, जिसका कोऑर्डिनेट होगा x y z, इन सब का x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 y3 z3, और हम जो पॉइंट ले रहे हैं वो हमारा आर्बिट्ररी पॉइंट है एक इक्वेशन फाइंड करने के लिए। ठीक, अब इन तीनों चारों जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ठीक है, उन तीनों का हम क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं। तो सपोज कीजिए इसका पोजीशन वेक्टर होगा r, पता है हमको कि जो हम लोग आर्बिट्ररी पॉइंट लेते हैं उसके पोजीशन वेक्टर को r से डिनोट करते हैं। उसके बाद जो ये जो आप देख रहे हैं ABC भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम क्या बोलेंगे, सपोज करो A पोजीशन वेक्टर, इसके पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर को, इसके पोजीशन वेक्टर को हम बोलेंगे V वेक्टर, और ये जो आप देख रहे हो इसके पोजीशन वेक्टर को हम बोलेंगे C। सब जितने सारे पॉइंट्स है सबके पोजीशन वेक्टर का मतलब उस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने वाला वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है, सबके डायरेक्शंस वगैरह आपको पता है। अब देखिए अब हम लोग क्या लिखते हैं, कैसे आगे इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं सबसे पहले कि लेट, माना कि R S एंड T, तीन पॉइंट हम लोग लिए हैं, R S एंड T B, ठीक है, 3 नॉन कोलिनियर ठीक है पॉइंट्स ऑन द प्लेन विद पोजीशन वेक्टर, सबका पोजीशन वेक्टर क्या क्या है, तो हम लोग लिख देंगे विथ पोजीशन वेक्टर्स कर दीजिएगा। ठीक है, वेक्टर्स विथ पोजीशन वेक्टर्स, जो 3 है ना, कौन कौन, तो जो R पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर A, जो S पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर B, एंड जो T पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर C। ठीक है, चलिए रिस्पेक्टिवली क्रमशः तीनों बिंदुओं के हम लोग पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे लिखेंगे कि द वेक्टर्स, ध्यान से समझेंगे एक एक चीज, द वेक्टर्स आर एस। अब आर एस वेक्टर कौन है, देखिए ये वाला वेक्टर, तीनों पॉइंट को हम मैच कर रहे हैं ध्यान से, आर एस वेक्टर, द वेक्टर्स आर एस एंड आर टी, आर एस और आर टी, ये वेक्टर और ये वेक्टर, ठीक है, आर एस एंड आर टी वेक्टर्स आर इन द, कहां पे होंगे, तो ये प्लेन पर ही होंगे, क्योंकि वो तीनों पॉइंट जो है प्लेन पर है। तो ये तीनों पॉइंट अगर प्लेन पर है तो इसको मिलाएंगे, ये जो वेक्टर बनेगा, और इसको मिलाएंगे तो जो वेक्टर बनेगा वो भी प्लेन पर होगा। और एक बात ध्यान से सुनो, ये आपका आर है, ये एस है, ये टी है, आर एस और आर टी। अब इन दोनों वेक्टर्स के अगर परपेंडिकुलर वेक्टर की मैं बात करूं तो वो कौन होगा, यानी इन दोनों का क्रॉस वेक्टर जो होगा, इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, जिसको हम आर एस क्रॉस आर टी लिखेंगे, तो दो अगर वेक्टर्स का डॉट कराते हैं तो स्केलर आता है, लेकिन दो वेक्टर्स का अगर क्रॉस कराते हैं तो उसका एक वेक्टर आता है, और इसीलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट के भी नाम से जानते हैं। और आपको मैंने स्क्रू रूल पढ़ाया था, पेंच नियम, कि जब हम इसको क्रॉस कराएंगे आर एस से आर टी में, आर टी से आर एस में, तो उसका जो वैल्यू आएगा, जो वेक्टर का मान आएगा, इसका जो क्रॉस वेक्टर है वो इसके परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर मान के चलो ये है, अब इसका अगर हम प्रोडक्ट कराएंगे क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट कौन देगा, इसका परपेंडिकुलर वेक्टर देगा जो इन दोनों पर लंब होगा। तो यहाँ पे जो इस पर हम लोग इसका क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे और उसका क्रॉस प्रोडक्ट कौन देगा, इस प्लेन पर एक परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा, और प्लेन पर कोई भी परपेंडिकुलर वेक्टर उसका क्या कहलाता है, नॉर्मल कहलाता है। उसको हम आगे डिस्कस करते हैं, बहुत ध्यान से समझिए एक एक चीज को, ठीक है। और इसी को स्क्रू रूल बोलते हैं कि अगर हम लोग ऐसे करेंगे, जैसे पेच कसते हैं, तो जैसे पेच को अगर हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में घुमाते हैं, तो पेच जो है पढ़े हुए हैं। स्क्रू रूल में आपको बताया गया था कि अगर दो वेक्टर्स दिए गए हैं और उनको क्रॉस कराएंगे तो उनका जो प्रोडक्ट होगा, आपको बताया गया है, या तो वो यूनिट वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा या इनवर्ड डायरेक्शन में, वो नीचे होगा या ऊपर। इसको ही मैक्सवेल का स्क्रू रूल बोले थे, ठीक है। आपने देखा था अगर पेंच कसते हुए आप उसको
दाहिने साइड ध्यान से देखेंगे, अगर वो उसको घड़ी की दिशा में करेंगे तो नीचे की तरफ जाएगा, और अगर घड़ी के विपरीत दिशा में करेंगे तो वो ऊपर की तरफ आएगा। तो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। वही बात यहाँ समझाई जा रही है कि यहाँ जो आपको प्लेन दिया गया है, ठीक है, इस प्लेन में 3 पॉइंट्स जो थे आर एस टी, ये तीनों पॉइंट्स इस प्लेन में है, तो आर एस वेक्टर और आर टी वेक्टर इस प्लेन में ही होगा, है कि नहीं है, क्योंकि ये दोनों जो वेक्टर हैं इन तीनों पॉइंट्स को मिलाने वाले ही तो वेक्टर हैं। तो आर एस को मिलाया तो आर एस वेक्टर, आर भी प्लेन में है, एस भी प्लेन में, तो आर एस वेक्टर भी तो प्लेन में ही होगा। टी प्लेन में ही है, आर प्लेन में ही है, तो आर टी वेक्टर भी प्लेन में ही होगा, क्योंकि ये 3 नॉन कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आपको पहले से ही दिया गया है। अब यहाँ पे एक बात मैंने जो समझाया कि ये जो आपको वेक्टर बना है जिसका नाम मैंने दिया आर एस वेक्टर और एक आर टी वेक्टर, आपको समझना है इनका अगर हम क्रॉस कराएं तो इनका क्रॉस कौन देगा, इनका जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, ठीक है, वो परपेंडिकुलर वेक्टर आप समझ लो कि ये अगर प्लेन पे है, ये भी प्लेन पे है, तो प्लेन पर मान लो यही प्लेन है और इसी पर ये वेक्टर भी, यही वेक्टर भी है, तो इस पर जो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो कौन देगा, इसका परपेंडिकुलर, और वो परपेंडिकुलर प्लेन पर क्या कहलाएगा, प्लेन का नॉर्मल कहलाएगा। ध्यान रखेंगे किसी भी प्लेन के किसी पॉइंट पर अगर कोई परपेंडिकुलर पास कर रहा है तो उसका नॉर्मल ही कहलाता है, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे, अगर वो नॉर्मल ना भी कहा जाए थोड़ा देर के लिए तो आप ऐसे समझो कि वो उस पर लंब होगा कि नहीं होगा। ये मान लो कोई लंब है और वो प्लेन ऐसे जाएगा, यानी ये लंब इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो एक प्रकार से नॉर्मल ना भी कहा जाए, कोई एक नाम दे देते हैं, सपोज करो वो वेक्टर इस प्रकार से है, ठीक है, ध्यान से समझेंगे, वो वेक्टर कुछ इस प्रकार से है, और वो वेक्टर का मान कौन बताएगा, इन दोनों का क्रॉस, क्योंकि ये वेक्टर इन दोनों का क्या है, ध्यान से, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है। आर एस और आर टी का क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम ऐसे लिख देंगे आर एस वेक्टर क्रॉस आर टी वेक्टर। कोई दिक्कत है, इन दोनों का ये क्रॉस होगा, और ये क्रॉस जो है ये कहाँ पे है, ऐसे है, परपेंडिकुलर है, बट इसको दिखा कैसे देंगे, 3D में है तो कैसे दिखाएंगे उसको, तो तिरछा करके दिखा रहे हैं, ठीक है, जैसे कैसे आप डब्बा को दिखाते हो ऐसे थोड़ा सा स्लाइड मूव में, है ना, ये है ऐसे उठा हुआ बट इसको स्लाइड करके दिखाते हैं, बस यही प्रोसेस यहाँ पे इमेजिन करना। अब देखो ये चूंकि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो पता है मैंने क्या कहा, क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, या तो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा, तो वो जो है इन दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये जो वेक्टर आप देख रहे हो इसको अगर मैं एन वेक्टर के नाम दे दूं, आर एस क्रॉस आर टी को हम एन बोले अगर, तो ये वेक्टर ना इस वेक्टर पे भी लंब होगा और ये वेक्टर ना इस वेक्टर पे भी, दोनों का लंब है, दोनों पर लंब होगा। देखो ध्यान से देखना, वो लग रहा है कि कोई एक्स है, कोई वाई है और एक कोई जेड है जो दोनों पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब एक बात ध्यान से सुनना, अगर ये वेक्टर जो देख रहे हो आर एस क्रॉस आर टी, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक, और ये पी पॉइंट कहाँ पे है, पी पॉइंट प्लेन पर है, तो मान लो कि ये प्लेन पर लंब है और प्लेन पर कोई पॉइंट है, तो उसको मिलाओगे अगर तो वो लाइन होगा, वो वेक्टर होगा, और वो वेक्टर और ये वेक्टर दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, और दो वेक्टर के बीच 90 डिग्री कोण बनता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वहां पर एंगल बनेगा 90 डिग्री, और डॉट प्रोडक्ट में हम लोग कॉस का यूज करते हैं, तो कॉस 90 का मान 0 होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी एक ले लो, आर एस टी तीनों तो प्लेन में ही है, और इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग एक पॉइंट अपने से माने हैं, आर्बिट्ररी पॉइंट, उसको हम लोग अभी जिक्र करेंगे उसका, ठीक है। तो अगर हम उसको मिला दें, ठीक है, तो ये पी आर वेक्टर भी प्लेन पे होगा, और जबकि ये वेक्टर आर एस क्रॉस आर टी वो तो प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी कि अगर प्लेन के परपेंडिकुलर ये वेक्टर है तो इस वेक्टर के भी वो परपेंडिकुलर होगा, और दोनों वेक्टर का क्रॉस क्या होगा, 0, सॉरी डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि दो वेक्टर के बीच में अगर डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो आपको पता होगा वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी का मॉड और उसके बीच का कॉस थीटा, और कॉस अगर 90 हो जाए तो फिर इसका मान 0, इसलिए इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, 0, यानी इस वेक्टर और इस वेक्टर का मान क्या होगा, 0 होगा। उसी के आधार पे हम वेक्टर का यहाँ पे वेक्टर फॉर्म का निर्माण करेंगे। देखिए ध्यान से क्या लिखे हैं, सबसे पहले मैंने लिखा कि आर एस वेक्टर और आर टी वेक्टर क्या होगा, दिए गए तल में स्थित होगा, क्योंकि आर एस टी तीनों पॉइंट तल में ही है, इसलिए ये वेक्टर भी तल में ही होंगे। इसके बाद लिखता है कि देयरफॉर, ठीक है, अतः देयरफॉर क्या होना चाहिए, आर एस क्रॉस आर टी, ठीक है, मतलब अगर उन दोनों वेक्टर का क्रॉस कराएं तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, किसके, इस प्लेन के, ये आर एस क्रॉस आर टी। आर एस क्रॉस आर टी जो वेक्टर होगा
ठीक है, वेक्टर आर एस क्रॉस आर टी लिखिएगा। देयरफॉर वेक्टर, थोड़ा सा उसमें देखते रहिएगा हो रहा है कि नहीं, आर एस क्रॉस आर टी, ठीक है, वेक्टर आर एस क्रॉस आर टी जो है ये क्या होगा, इज परपेंडिकुलर टू द किसके, तो प्लेन, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि वो तो परपेंडिकुलर होता है, चूंकि वो तीनों प्लेन पर इसलिए वो भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक, अच्छा, टू द प्लेन, कौन प्लेन, जो आर एस टी से होकर गुजर रहा है, तीनों पॉइंट प्लेन पर ही स्थित है, इसलिए लिख रहा है टू द प्लेन कंटेनिंग कौन कौन, कंटेनिंग पॉइंट्स आर एस एंड टी। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे फिर से लिखेंगे एक चीज कि अब हम लोग आर वेक्टर किसको माने हैं, पी का पी जो हम लोग आर्बिट्ररी पॉइंट लिए हैं, लिखेंगे कि लेट आर वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ कोई एक पॉइंट लिया गया है, ऑफ एनी पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, ठीक, वो कहाँ पे है, इन द प्लेन, वो भी प्लेन पर ही स्थित है, प्लेन पर ही हम लोग इक्वेशन बनाने के लिए एक पॉइंट लिए हैं। ठीक है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है एक्स वाई जेड। चलिए, अब ये अगर बातें हैं तो फिर मैंने अभी बताया कि ये प्लेन पर है और ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का जो बीच का कोण होगा वो 90 होगा, यानी ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक, यहां लिख देते हैं कि देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ठीक है, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू कौन सा, पासिंग थ्रू आर। ठीक है, आर से पास कर रहा है वो पॉइंट आर, वही बात है, पासिंग थ्रू कोई भी एक पॉइंट लेंगे, यहां हम आर के बारे में लेके चल रहे हैं, पासिंग थ्रू पॉइंट आर एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, किसके परपेंडिकुलर, आर एस क्रॉस आर टी के परपेंडिकुलर। ठीक है, क्योंकि वो नॉर्मल है आर एस क्रॉस आर टी, उसी को हम नॉर्मल लगा के आर एस क्रॉस आर टी कर रहे हैं। ठीक है, आर एस क्रॉस आर टी, ठीक, ध्यान से समझना मैं जो कह रहा हूं, इज गिवन बाई, और ये देखो तीसरा जो फॉर्म है, इसके जस्ट पहले आपको 2 फॉर्म और पढ़ाए गए हैं, और सेकेंड फॉर्म में यही पढ़ाया गया था कि अगर कोई भी प्लेन किसी पॉइंट से गुजरे और किसी, ध्यान से, कोई भी प्लेन किसी पॉइंट से गुजरे, मान लो एक प्लेन है इस पॉइंट से गुजर रहा है और वो किसी वेक्टर के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो उसका हम लोग कैसे निकालते हैं इक्वेशन। तो आपको पता है कि मान लीजिए इस पर कोई परपेंडिकुलर होगा वेक्टर, और उस वेक्टर को अगर हम एन वेक्टर बोलते थे और इस पॉइंट को हम अगर ए बोलते थे, तो इसका इक्वेशन क्या आपको बताया गया था अभी इसके पहले में, कि आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, बोलिए बताया गया था नहीं बताया गया था। ठीक है, ठीक, बताया गया था ना कि इज इक्वल टू 0, यही तो बातें हैं, बड़ी ध्यान से समझिएगा कि मेरे कहने का मतलब अभी इसके पहले हम लोग जो फॉर्म पढ़े थे उसी फॉर्म का हम जिक्र कर रहे हैं, उसमें आपको बताया गया था कि अगर कोई प्लेन किसी पॉइंट से गुजरे और वो किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो तो उसका जो इक्वेशन है इतना होता है। तो यहां भी तो बात वही है कि ये जो प्लेन है पॉइंट आर से गुजर रही है ना, तीनों से गुजर रही है, हम एक पॉइंट ले रहे हैं, आर से गुजर रही है। अच्छा, और ये जो आर एस क्रॉस आर टी है उसकी क्या है, परपेंडिकुलर है, इसलिए हम उसको इस तरीके के इक्वेशन से दे सकते हैं। अब यहां पर ये केवल बता दीजिए कि आर वेक्टर की जगह पे तो आर वेक्टर किस पॉइंट से गुजरे उसका हमको लेना है पोजीशन वेक्टर, पॉइंट ए से था तो पोजीशन वेक्टर ए था, यहाँ आर से गुजर रही है तो आर का भी तो पोजीशन वेक्टर ए ही है, तो हम यहाँ पे ए वेक्टर ही लिखेंगे। ठीक, अच्छा, और यहाँ एन वेक्टर क्या है, जिस वेक्टर के परपेंडिकुलर उस वेक्टर को हम एन बोलते थे, यहाँ किस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, आर एस क्रॉस आर टी के, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, आर एस वेक्टर क्रॉस आर टी वेक्टर इज इक्वल टू 0। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
अब समझिए जरा ध्यान से, आर वेक्टर के जगह पे छोड़ दीजिए, ए वेक्टर को छोड़ दीजिए, यहाँ पे आर एस वेक्टर पता नहीं है आपको, आर एस वेक्टर को यहाँ साइड में निकाल लीजिए। आर एस वेक्टर किस में है देखिए तो जरा, ये आर एस वेक्टर है, ये है ट्रायंगल ओ आर एस में, यहाँ लिख देंगे इन ट्रायंगल ओ आर एस। आपको पता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आपको पता है, देखिए तो इसका हेड इसके टेल से मैच कर रहा है, तब तो इसका और इसका जोड़ इसका थर्ड साइड देगा, यानी कि ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर बराबर होगा ओ एस वेक्टर के। तो हम लिख देते हैं ओ आर वेक्टर प्लस आर एस वेक्टर इज इक्वल टू ओ एस वेक्टर। ठीक है, अब देखिए यहां से हम निकाल देंगे आर एस वेक्टर, तो आर एस वेक्टर कैसे निकलेगा, ओ एस वेक्टर माइनस ओ आर वेक्टर, इसलिए आर एस वेक्टर, जरा रुकिएगा तो मैं थोड़ा इंक डाल लेता हूं। ठीक है, चलिए जी, तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, आर एस वेक्टर का मान। तो यहाँ देखिए ओ एस वेक्टर क्या है, ओ एस वेक्टर है आपका बी वेक्टर, तो इसके जगह पे बी वेक्टर, और ओ आर वेक्टर है आपका ए वेक्टर, तो इसके जगह पे ए वेक्टर, तो ये आपका निकल गया आर एस वेक्टर। ठीक है, मान लीजिए इसको हम कुछ घेर देते हैं या फिर जो भी इक्वेशन वगैरह बनाना हो आप बना लें। इसी प्रकार से आर टी वेक्टर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लिख देंगे नाउ इन ट्रायंगल, ये किस में है, ओ आर टी में है, ओ आर टी में, फिर ट्रायंगुलर लगाइए, देखिए इस ओ आर का, ओ आर टी आप किनारे साइड में देख लेना, ओ आर टी, यहाँ पे देखो वेक्टर का डायरेक्शन, देखो इस वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे है, इस वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे है, और इस वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे है, तो इसका हेड इसके टेल से मैच किया है, तो इसका और इसका जोड़ इसकी क्या होगा, बराबर होगा, यानी ओ आर प्लस आर टी माइनस सॉरी इज इक्वल टू ओ टी वेक्टर, और यहां से हमें निकालना है आर टी वेक्टर, तो ओ टी वेक्टर माइनस ओ आर वेक्टर, इसलिए आर टी वेक्टर का मान क्या होगा, ओ टी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर, देखना ओ टी बी वेक्टर है ना, ओ सॉरी ओ एस बी वेक्टर है, ओ टी क्या है, सी वेक्टर, ओ टी क्या है, सी वेक्टर, और ओ आर देखो, ओ आर मतलब आर का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, तो ये हो गया तुम्हारा आर टी वेक्टर। अब तुमको क्या करना है, आर एस निकाल दिए, आर टी निकाल दिए, रखने भी तो नहीं आएगा तुम्हें, देख लो भैया यहाँ पे डॉट है, आर एस वेक्टर क्रॉस आर टी वेक्टर के जगह पे यहाँ पे उसको हम लोग रख देंगे। आर एस वेक्टर का मान कितना आ गया है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और क्रॉस आर टी वेक्टर कितना है, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। देख लीजिए यही आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये उसका वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, हम इसे इक्वेशन बना देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, याद रखेंगे इसे किस नाम से। अब आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कोई दिया आपको, तो 3 पॉइंट्स आपको दिए रहेंगे, कौन, आर एस टी। ठीक, ध्यान सुनिएगा, तो आपको कैसे यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, आर के जगह पे आर छोड़ देना है, फिर आर एस टी तीनों पॉइंट्स हैं, तो तीनों पॉइंट्स का आपको पोजीशन वेक्टर निकाल लेना है। आर का पोजीशन वेक्टर ए है, एस का पोजीशन वेक्टर बी है, और टी का पोजीशन वेक्टर सी है। बस पोजीशन वेक्टर को रख देना है और कैलकुलेट कर लेना है। बात समझ आ रही है, बस, और आपको कुछ नहीं करना है, ये सब आपको दिए रहेंगे, सिर्फ फॉर्मूला रख करके इसको आप आराम से अपने जेहन में बिठा लें। ठीक, अब इसका हम निकालते हैं कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म देखिए क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना है, इसको पहले एक लाइन लिख देंगे कि दिस इज, ठीक है, ये क्या है, दिस इज इक्वेशन ऑफ, या दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ, ठीक है, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ, ये लाइन दीजिएगा। ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ, पूरा इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब ये किसी भी 3 असंरेख बिंदुओं से होकर गुजरने वाले तल का समीकरण है, समीकरण का सदिश रूप है। ठीक, अब हम निकालेंगे इसका कार्तीय रूप। अगर वेक्टर दिया होगा तो वेक्टर फॉर्म लगाएंगे, कार्टेशियन दिया होगा तो कार्टेशियन फॉर्म लगाएंगे, उसको भी जरा समझ लेते हैं। ये हम साइड में निकाल दिए हैं आपको, किसके लिए, कि भाई आर एस का मान कैसे है, आर टी का मान कैसे है। 2 मिनट ठहरिए, इसको मैं साफ कर देता हूं और फिर मैं देखता हूं। ठीक है,
चलिए जी कार्टेशियन फॉर्म देख लेते हैं। थोड़ा देखिए कार्टेशियन फॉर्म को बहुत आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा। कुछ नहीं, मैंने आपको एकदम बता दिया है कि कार्टेशियन फॉर्म किसी का भी निकालना हो तो आप वेक्टर फॉर्म याद रखो, कार्टेशियन फॉर्म याद रखने की जरूरत ही नहीं है। बस देखो आर क्या है, जो हम पॉइंट माने उसका पोजिशन वेक्टर, तो हम यहाँ से सीधे निकाल लेते हैं जोड़ा कि आर वेक्टर क्या है भाई, जो पॉइंट लिए हैं पी उसका पोजिशन वेक्टर, किसी का पोजिशन वेक्टर को ओरिजिन से मिलाते हैं यानी ओपी वेक्टर, और को कैसे बनाएंगे, उसके कोऑर्डिनेट में ना आई जे के लगा दो, यानी एक्स आई वाई जे और जेड के। कोई दिक्कत? एक चीज और देखो, यहाँ 3 पॉइंट हम लिए हैं तो तीनों के कुछ कोऑर्डिनेट मान लो। तीनों को कोऑर्डिनेट कैसे मानोगे, मान लो ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या मान लेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं अगेन लेट, पुनः माना कि द गिवन 3 पॉइंट्स, ठीक है, द गिवन 3 नॉन कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स 3 कोलिनियर पॉइंट्स आर, कौन कौन, एक है आर, इसको हम मान लेते हैं x1 y1 z1, ठीक है। अच्छा, और फिर क्या लेते हैं s, इसको क्या लेते हैं x2 y2 z2, एंड एक और कौन पॉइंट से t, इसको क्या लेंगे x3 y3 z3। अब खुद सोचो, जब हमको अरे भाई 3 पॉइंट है तो एक्स वाई जेड के फॉर्म में तो 1 1 1 2 2 2 3 3 है ना। फर्स्ट पॉइंट 1 लगा देंगे, सेकंड पॉइंट 2 लगा देंगे, थर्ड पॉइंट 3 लगा देंगे। अब इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, ABC है, बना नहीं लोगे क्या, यहां से लिख दो कि देन, ठीक है, चाहे ऐसे कर दीजिए, नाउ देन ही लिखिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि भैया माना कि, फिर मान लेंगे हम लोग कि ए वेक्टर जो है, ठीक है, ए वेक्टर जो है वो क्या है, आर का पोजीशन वेक्टर यानी ओ आर। बी वेक्टर जो है वो क्या है, एस का पोजीशन वेक्टर यानी ओ एस, और सी वेक्टर जो है वो क्या है, टी का पोजीशन वेक्टर यानी ओ टी। और आपको कैसे करना है, सब में आई जे के लगाना है, यानी x1 आई y1 जे और z1 के। इसी प्रकार से OS में क्या करेंगे, x में लगाएंगे, यानी कि x2 i y2 j और z2 के। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x3 i y3 j और z3 के। अब देखो तुम्हें r मालूम है, a मालूम है, b मालूम है, c मालूम है, क्या इस जगह पे नहीं रख सकते हो, r में से a घटाना, जैसे आर ये है, इसमें से ए वाले को घटाना इसके जगह पे, फिर बी में से ए घटाना इसके जगह पे, सी में से ए घटाना इसके जगह पे। अब देखो बी में से ए घटाओगे, सी में से ए घटाओगे, उसको क्या करना, जो आएगा उसका क्रॉस कराओगे। तो उस क्रॉस प्रोडक्ट से पता है, क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर देता है, तो ये वेक्टर आएगा, और इसको घटाओगे तो वो भी एक वेक्टर आएगा, और फिर इन दोनों वेक्टर को गुना करोगे डॉट प्रोडक्ट में, तो आपको जो है कि नहीं इक्वेशन मिलेगा। और वो इक्वेशन क्या आएगा मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आप बस रख के निकाल सकते हो, कुछ नहीं करना है, मैं पूरी तरह से आपको समझा दिया। ये निकालो, ये निकालो, ये निकालो, इन दोनों का क्रॉस कराना, जो आएगा उसके साथ इसका डॉट करा देना और उसको 0 के बराबर करके सॉल्व कर देना, आपका मान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे कि तब इक्वेशन फर्स्ट में अगर इन सब मानों को पुट कर दें तो क्या आ सकता है। ठीक है, नाउ ठीक है, डायरेक्ट हम लिख देते हैं देयरफॉर करके, देयरफॉर, ठीक है, पुटिंग दीज वैल्यूज, इन सभी मानों को, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, क्या हमको क्या मिलेगा। अब देखो ध्यान से, इसका क्रॉस कराओगे, जरा सोच के देखो, अब मैं बताता हूं तुमको, ध्यान से देखना। पहले देखो मैं यहीं पे तुमको पूरा बना देता हूं, एकदम आराम से सोचना। इन दोनों का तुम क्रॉस करा रहे हो, ठीक, तो क्रॉस जब भी दो वेक्टर का कराते हैं तो ऊपर में क्या लिखते हैं, आई जे और के, होगा कि नहीं होगा पहले बताओ। फिर देखो तुम क्या करोगे, ये फर्स्ट वेक्टर है तो फर्स्ट वेक्टर का कोऑर्डिनेट जो है स्केलर कंपोनेंट नीचे, और सेकंड वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट उसके नीचे। बोलो हाँ या ना, एकदम बोलोगे हाँ। तो तुम बताओ b माइनस ए का क्रॉस स्केलर कंपोनेंट निकालो, तो b में से a घटाओगे तो i से मतलब नहीं है, स्केलर कंपोनेंट x2 माइनस x1, तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1।
y2 माइनस y1, देखो मैं बिना बनाए आपको वहां पे निकाल दूंगा। फिर इसका क्या होगा, z2 माइनस z1, बोलो होगा कि नहीं होगा? ध्यान से देखोगे ना तो याद कर जाओगे, और नहीं समझोगे ना तो फिर रटते रह जाओगे, नहीं बस नहीं समझ ही नहीं पाओगे। देख के क्या तुम समझोगे, इतना तेज थे तो पढ़ नहीं लेते बुड़बक। z2 माइनस z1, समझो। अब देखो सेकंड वेक्टर को सेकंड के नीचे लिखोगे तो क्या होगा, c माइनस ए निकालो, c में से a घटाओ, c में से a घटाओ तो x3 माइनस x1, x3 माइनस x1, फिर इसी प्रकार से y3 माइनस y1, फिर इसी प्रकार से z3 माइनस z1। देख लो करके। अब क्या कराना है, ये मान लो हो गया इसका क्रॉस प्रोडक्ट, अब इसके साथ डॉट कराना है तो इसका मान क्या आएगा, r में से a घटाना है। तो पता है तुमको क्या आएगा, x माइनस x1 i, y माइनस y1 j, z माइनस z1 k, यानी उसका स्केलर कंपोनेंट क्या होगा, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। और उससे जब इसमें कराओगे तो i का i से, j का j से, k का k से, होगा कि नहीं होगा? मान लो ये है और यहाँ पे वो वैल्यू लिखा हुआ है, और जब गुना कराते हो तो पता है कि डिटर्मिनेंट में गुना करते हैं उसके किसी एक रो या किसी एक कॉलम में, तो उस वैल्यू से किसी एक रो में गुना करते हैं। मान लो r1 में गुना करेंगे तो r1 में इसका क्या आएगा, स्केलर कंपोनेंट x माइनस x1 i, तो i वाला का i से कर देंगे, j वाला का j से, k वाला के k से, क्योंकि आपको पता है कि अदर से करने पर वो सब जीरो हो जाते हैं, इसलिए सीधे i कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 1 हो जाएगा i डॉट i। तो सीधे उसके जब क्या लिखेंगे, x माइनस x1, माने इसका घटाओ x माइनस x1, इसका y माइनस y1, j वाला का j से, i वाला का i से, k वाला का k से गुना कर दो, इसका क्या हो जाएगा, z माइनस z1। अब देखो रटना नहीं है, इसका एक और आसान तरीका, कुछ नहीं है भाई मेरे। देखो तुम यहाँ देखो कि जैसे 3 पॉइंट है, तुम कहोगे सर आप ए ही क्यों लिए हैं, क्योंकि तीनों पॉइंट्स तो उसमें है, आर भी है, एस भी है, टी भी है, तो हम एस से पी को क्यों नहीं मिलाएं, टी से पी को क्यों नहीं मिलाएं? भैया तुझे जिससे मन है उसे मिला लो। तो तुम ध्यान रखो, जिससे मिलाओगे ना उसी के कोऑर्डिनेट को घटाएंगे। आर को मिलाए हैं तो आर का पोजीशन वेक्टर घटाएं, अगर एस मिलाते तो एस का पोजीशन वेक्टर घटाते हैं, अगर टी मिलाते तो टी का पोजीशन वेक्टर घटाते हैं, मतलब कोई एक घटाना है। तो बाकी भाई जब एक कोई घटने के लिए तैयार है तो बाकी 3 जो है वो खड़ा रहेंगे, बस यही बातें हैं। x1 ये है जो फर्स्ट पॉइंट का है, तो उसका जो कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, तो इसीलिए हम x ए को घटा रहे हैं, तो क्या लिखे, माने फर्स्ट पॉइंट के या सेकंड पॉइंट के या थर्ड पॉइंट के किसी एक पॉइंट को लो घटाने के लिए। तो देखो फर्स्ट पॉइंट को हम ले ले अगर, तो क्या लिखेंगे, सब में से x1 घटाएंगे, सब में से y1, सब में से z1। बात समझ आ रही है क्या? और अगर मान लो सेकंड पॉइंट को ले लोगे तो सब में से सेकंड पॉइंट घटाना, कोई एक पॉइंट घटाना है, ठीक। तो ये तुम्हें बात को समझनी होगी। देख लो तुम x1 घटाए हैं, y1 घटाए हैं, z1 घटाए हैं। अब यहाँ पे x2 y जब x1 y1 z1 घटा रहे तो बचा कौन, x2 वाला बचेगा और 3 वाला बचेगा, तो 2 में से भी घटाएंगे, देखो x2 में से घटाएंगे, y2 में से घटाएंगे, z2 में से, x3 में से, y3 में से, z3 में से। अब जो बचा वो मेरा इक्वेशन वाला है x y z, देख लो r में से घटाना है तो x y z घटा दीजिए। तो इस प्रकार से ना बहुत तरीके हैं, तुम्हें जो सुविधा लगे ना उसी तरीके से याद करना बहुत जरूरी है। मैंने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे हर एक तरीके से तुम सोच सकते हो, अपने से भी सोच करके निकाल करके इसका कैलकुलेशन करके, अगर ये तुम्हें याद रहे। और ये भी याद करेगा, मैंने तरीका तुमको बता दिया कि देख भैया मेरे, कोई एक पोजीशन वेक्टर ले लो जिसको सब में से घटाना। जैसे मान लो तुम अगर इसको ऐसे भी लिख दो r माइनस वी वेक्टर, ठीक है, तो b घटा रहे, सब जगह b घटाएंगे, तो हम a में से भी घटाएंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, बस क्रमानुसार होना चाहिए। क्रमानुसार मतलब जैसे b है, c है, तब a आएगा, ठीक है। तो इसी पर मान लो b वहां चला गया तो c से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। ऐसे a b c a b c a b c। तो अगर मान लो a नहीं लिए, a घटा रहे हैं तो b c से स्टार्ट करेंगे, अगर b घटाएंगे तो c a से स्टार्ट करेंगे, c घटाएंगे तो a b स्टार्ट करेंगे। ये दिमाग में होना चाहिए। जैसे हम b घटा रहे हैं तो b घटा दे तो b के बाद क्या आना चाहिए, c आना चाहिए, ठीक है। देख लो ध्यान से देखना। और c तो घटाना तो b को है सब में से, तो c माइनस बी क्रॉस फिर a माइनस b, ठीक है। तो देखो सब में से b घटाकर भी बना सकते हो, इसका भी मान वही आएगा जो तुम्हारा इसका मान आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं है, तो इस प्रकार से आप बना सकते हो। और इसके नीचे क्या लिखना है, ये कौन सा इक्वेशन है, कौन सा फॉर्म है, तो दिस इज द कार्टेशियन, ठीक है, फॉर्म ऑफ द
इक्वेशन, उसके बाद यही इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो आपको ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। तो 3 प्रकार से आपको प्लेन एक स्पेस में ज्ञात करने के लिए दे सकता है। पहला था नॉर्मल फॉर्म में, जिसमें आपको एक पॉइंट दे देगा और एक नॉर्मल दे देगा। दूसरा था कि एक पॉइंट से पास करेगा और किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर से गुजरेगा। तीसरा कह देगा 3 अगर कोलिनियर पॉइंट से गुजरे तो उसका वेक्टर प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। देखो उसके लिए ना आपको एक बहुत सुंदर इक्वेशन आपको दिया है एनसीईआरटी में। जैसे देखो इस चीज को ना तुम ऐसे समझ सकते हो, ये तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है ना। ये जो तुम देख रहे हो आर एस क्रॉस आर टी वो इस प्रकार से है। जैसे देखो मान लो ये कोई बुक है, ठीक है, और ये एक वेक्टर है। ये देखो जो तुम देख रहे हो आर एस वेक्टर और आर टी वेक्टर, यही मान लो ये आर एस वेक्टर है, ये आर टी वेक्टर है, और ये दोनों ना बीच में मान लो 3 पॉइंट्स हैं, उन 3 पॉइंट्स से वो गुजर रहा है। तो इसका एक कोई पेज ले लेते हैं, वो क्या है, ये पेज, ध्यान से सुनना, ये पेज ना इस पर भी लंब है और ये पेज इस पर भी लंब है। यही बात यहाँ पे है। तो ये देखो प्लेन इन दोनों, ये ध्यान सुनना, मतलब ये जहां तीनों कॉपी में जुड़ा हुआ है ना, वहां पे 3 पॉइंट्स हैं और तीनों पॉइंट्स ये प्लेन क्या कर रहा है, गुजर रहा है। इसी चीज को यहाँ फिगर में इस प्रकार से दिखा दिया है। जैसे मान लो कि कोई बुक है, ठीक है, और बुक के बहुत सारे पेज हैं। जैसे मैंने बुक दिखाया तुम्हें, वो बुक में मान के चलो कि इस प्रकार से कोई, ध्यान से, ठीक है, मान लो ये एक पेज है और ये पेज ना 3 कोलिनियर पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, नॉन कोलिनियर। अब देखो कोलिनियर किसको बोलते, तुम सोचोगे तो ये लाइन में है, ये लाइन में नहीं है, ये ऐसे खड़ा है। एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट उसके ऊपर है, एक पॉइंट उसके ऊपर है। ये कोलिनियर कब बोलेंगे, जब एक रेखा में हो, नीचे प्लेन में हो, तब ना। ये तो भाई स्पेस में है कहीं कहीं, ठीक है, और ये भी तुमको दिख ऐसे रहा है। हो सकता है वो पॉइंट एक यहाँ हो, एक यहाँ हो, एक यहाँ हो। कहने का मतलब वो उस प्लेन पर कहीं भी हो सकता है। जैसे इस बुक पर एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, और लेकिन ये तीनों पॉइंट से ही ये प्लेन गुजर रहा है। तो 3D है, इमेजिनेशन का खेल है, ठीक है। तो देखो मान लो यहाँ पे भी कोई पेज है, ऐसे बुक में बहुत सारे पेज होते हैं ना, ऐसे मान लो एल्बम टाइप का कुछ खुल रहा है इस प्रकार से, ठीक है। तो कहता है इस प्रकार से बहुत सारे दिए गए हैं। देखो ध्यान से, एक पेज पीछे साइड है, एक पेज इस साइड है, एक पेज सामने से है, और ये जो है कि नहीं, दोनों ध्यान से, ये दोनों 2 वेक्टर हैं, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो सामने वाला पेज, ये इन दोनों का क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। यही आर एस क्रॉस आर टी है, ठीक है। और ये 3 कोलिनियर पॉइंट से गुजर रहे हैं, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, इसको फाइंड करने के लिए ही ये वेक्टर फॉर्म है और ये कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक। तो एक बार एनसीईआरटी को भी थोड़ा पेज उलट के देखा करो, कम से कम रीडिंग डाला करो, बुक तो देखना है नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अब सुनो मेरी बात, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं चाह रहा हूं कि इसके बाद 11.3 बहुत लंबा थोड़ा चैप्टर है ना, तो 2 पार्ट कर देते हैं। एक पार्ट में इतने सारे हुए, अब एक पार्ट में जो है ना अगला कुछ और जो इसके टॉपिक्स हैं उसको मैं कवर कर देता हूँ, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक, ओके, गुड।